डाइट बड़कोट से प्रसारित होने वाले वेबिनार में परम आदरणीय डायरेक्टर मैडम एआरटी, एससीईआरटी का समस्त स्टाफ, एससीईआरटी के सभी लेक्चरर्स, डाइट जनपद के सभी प्राचार्य जी, सभी सीनियर लेक्चरर्स, सभी लेक्चरर, फैकल्टी मेंबर्स, सभी जनपद के सीओज, बीओज, डिप्टी ईओज, डाइट बड़कोट की फैकल्टी, हमारे जो गेस्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर अनिल डिमरी जी, सोहन लाल भट्टे जी, श्री रणवीर सिंह जी, डॉक्टर दीपक पांडे जी, आप सभी को डाइट बड़कोट की ओर से नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो माफ़ी मांगेंगे कि पहले प्रोग्राम आज के दिन 11 बजे प्रातः शुरू होना था, लेकिन मैडम एआरटी जी की वेबिनार था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको बढ़ाने के लिए करा, तो हम माफ़ी मांगते हैं कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ा, 3 बजे से करना पड़ा। तो कार्यक्रम की शुरुआत। डाइट बड़कोट आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो मैडम, अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो, वेबिनार में जुड़ने वाले सभी ये हमारे गेस्ट वक्ता जो हैं जुड़ चुके हैं, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और एक गणेश बड़कोट आवाज। हेलो, आवाज आ रही? ठीक है, आवाज आ रही मैडम? ठीक है, ठीक जी जी, आ रही सभी को नमस्कार पुनः एक बार। कहीं कहीं पे दिक्कतें आ जाती हैं, तकनीकी खराबी हो जाती है, तो एक शुरुआत गणेश जी के मंत्र से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब एक सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे डाइट की मैडम उर्वशी मैडम से सरस्वती वंदना। धन्यवाद निगम सर। सभी को मेरा प्रणाम और सभी को इस वेबिनार में स्वागत और अभिनंदन। या कुंदेन्दु तुषारी हारी धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेते पद्मासना या ब्रह्माच्युते शङ्कर प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती के चरणों में मैं प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। ये फूल कौन है? धन्यवाद मैडम। कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार बिना हरदास, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। मैं आदरणीय अपने संस्थान के प्राचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि इस वेबिनार में जुड़ने वाले सभी अधिकारियों का, हमारे गेस्ट वक्ता हैं, उनका स्वागत करेंगे आदरणीय प्राचार्य। धन्यवाद निगम जी।
स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रमाणन विषय पर आयोजित डाइट उत्तरकाशी के इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों का डाइट उत्तरकाशी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। NEP 2020 पर पूरे राज्य भर में शैक्षिक चर्चा और विचारों के आदान प्रदान के लिए इस खुले मंच का आयोजन करने की विचार प्रेरणा डायरेक्टर 8 श्रीमती जौनसारी मैडम, सीमेट और SCRT के हमारे सभी अधिकारीगण, कार्मिकगण, सर्वप्रथम मैं आपको आपकी शानदार पहल पर डाइट उत्तरकाशी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जोरदार स्वागत भी आपका करता हूँ। इस बीच में लगभग सभी डाइट ने बहुत सारे शिक्षाविदों के साथ में मिलकर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर NEP 2020 पर चर्चा की है और विद्वान शिक्षाविदों के द्वारा काफ़ी उपयोगी और फ्रूटफुल जानकारी NEP पर हमारे राज्य को दी गई है। आज हम स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन जैसे विशद और गूढ़ विषय पर चर्चा के लिए डाइट उत्तरकाशी की ओर से अपने जो हमारे महत्वपूर्ण वक्ता है उनके साथ में और अपनी डायरेक्टर मैडम के साथ में, सीमेट और SCRT की पूरी टीम के साथ में सम्मिलित हैं। हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अनिल डिमरी साहब, इग्नू के रीजनल डायरेक्टर चंडीगढ़। दूसरे विशिष्ट वक्ता हमारे डॉक्टर अमरीत सिंह जी, SCRT जो हमारे CBSE के रीजनल अधिकारी हैं। हमारे साथ में डॉक्टर दीपक कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर विधि अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय देहरादून के साथ साथ श्री श्यामलाल भट्ट जी जो सेवानिवृत्त प्राचार्य कोटदा डिग्री कॉलेज से हैं। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के तमाम अधिकारी, उत्तराखंड के तमाम जनपद पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत तथा देहरादून से हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे शिक्षक साथी, उत्तरकाशी जनपद के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और शिक्षक, आप सबकी ओर से मैं हमारे इस वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों के साथ साथ उनके कार्मिकों का डाइट उत्तरकाशी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। NEP 2020 में स्कूली शिक्षा को व्यापक प्रमाणन हेतु बहुत संवेदनशील एक नियामक प्रणाली में लगातार सुधार की बात यहाँ पर कही गई है और उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास तथा पूरी पारदर्शिता के साथ में शैक्षिक परिणामों को सार्वजनिक करने और समग्र निगरानी के लिए नीति निर्धारण करने का जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दी गई है। एक बहुत बड़ी बात शिक्षा नीति 2020 में जो हमारे लिए रखी गई है उसमें राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है। इसके द्वारा हम बचाव, सुरक्षा और आधारभूत ढांचा, कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी और विभिन्न हित साधकों के लिए मानदंड निर्धारित करने की रूपरेखा जैसे विषयों पर हम लोगों को काम करने की जरूरत होगी। सूचनाओं के पारदर्शी प्रकीर्णन और सार्वजनिक डोमेन में और जीवन से जुड़े हुए हितधारकों की जो हमारी शिकायतें हैं उनको ऑनलाइन और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम करने की बात हमें करनी होगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा, विशेष रूप से बालिकाओं और किशोरों के द्वारा सामना
किए जाने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों पर, जैसे मादक द्रव्यों के सेवन, कई प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग, बच्चों और किशोरों की अधिकारों की सुरक्षा पर बहुत कुशल तंत्र को विकसित करने की हमको आवश्यकता होगी। उक्तवत प्रणाली हेतु हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी अपने राज्य के संदर्भ में विशेष सुझाव हमको देंगे। इससे पहले कि उनके सुझाव हमारे पास आए, मैं अपने डायरेक्टर मैडम जौनसारी मैडम से ये अनुरोध करूंगा कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जौनसारी मैडम। हेलो। धन्यवाद समिति जी। हेलो। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बराबर जो हैं लगभग सभी जिलों के वेबिनार में बहुत पहले से आने की कोशिश करती हैं। लगातार 14 सितंबर से हम लोग इस पे वेबिनार कर रहे हैं और आज हमारी जो है सेकंड लास्ट है, कल हमारी एक पौड़ी की रह गई है। तो आज की जो हमारा टॉपिक है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण करना, और आज की हमारी वेबिनार में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अनिल डुमरी जी जो रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू में, डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान जी क्षेत्रीय निदेशक CBSE, डॉक्टर सोहन लाल जी जो रिटायर्ड प्राचार्य हैं हमारे गवर्नमेंट PG कॉलेज में, और डॉक्टर दीपक कुमार पांडे जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लॉ ऑफिसर हैं उच्च हायर एजुकेशन में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। साथ ही हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, टीचर्स जो आज के वेबिनार में जुड़े हैं, हमारे सारे प्राचार्यगण, आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ आपका, और आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने सभी ने इस NEP को विस्तार से जो है आप सभी के समक्ष रखा और वेबिनार के जरिए सभी के समक्ष रखा। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा जो पहले हमारे काम होते थे उसके लिए हम मानक तो बनाते थे, लेकिन जो मानक है वो इतने उसमें पारदर्शिता नहीं थी या जो है वो सब तक नहीं पहुंच पाते थे। तो इसीलिए NEP में जो व्यवस्था की गई है कि स्कूल के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण किया जाएगा और उसका प्रमाणन भी किया जाएगा। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि नियामक प्रणाली के हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं। तो इसमें हमें जो हमारे आउटकम है या शैक्षिक परिणामों में सुधार करना है, जिसमें हम लगातार जो हम काम करते हैं, चाहे डाइट्स करते हैं या डायरेक्टरेट कर रहा है या CBSE कर रहे हैं या कोई भी जो शिक्षा से संबंधित संस्थान है, वो जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा आउटकम निकलना बहुत जरूरी होता है। तो हम उसके जो भी हमारे परिणाम होंगे वो उस पर हम लगातार सुधार के लिए काम करते रहेंगे। सेकंड हमारा है कि शिक्षा और छात्रों में अन्य तथा जो भी अन्य हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कि वो उनको जो है मोटिवेट करते रहना है कि किसी भी जगह किसी भी समय जो है या जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें जो है उनका जो उत्साह है काम करने का वो कम ना हो, और उनके उत्साह के वृद्धि के लिए हम लगातार जो है कभी इसी तरह वेबिनार्स करते रहें या उनको जो है मीटिंग्स उनके साथ करते रहें। एक तरीके से यदि हम उनके साथ संवाद बना के रखेंगे तो उनका जो काम करने का उत्साह है, वो जो उनका मोटिवेशन है वो हमेशा हाई रहेगा। तो इसके लिए लगातार हम जो है काम करते रहेंगे। सभी प्रकार की प्रक्रियाओं तथा शैक्षणिक वित्तीय को पूर्ण पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक करना, और दूसरा हमारा जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम काम करते हैं उसको जो है हमें एक सोशल ऑडिट के रूप में बाहर सबको जो है सार्वजनिक रूप से सबको ये डेटा मालूम हो कि हमारे यहाँ कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं, कितना बजट आया है, कितने स्कूल की बिल्डिंग आया है तो उसके लिए कितना बजट है, या हमारे यहाँ कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसी सभी चीजें जो है वो एक जो है उसके लिए हमें पारदर्शिता रखनी होगी, ताकि बार बार जो आप देखते हैं कि अभिभावक हैं या समाज है, जनमानस है, वो सूचनाओं के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो इसीलिए इसको रखा गया है, इसको सुदृढ़ बनाया गया है कि वो जो है अपने वहाँ पर स्कूल लेवल पे जो है सारी चीजें जो है वो। लोकेंद्र गौर जी,
ये आपका प्रेजेंटेशन के मोड में मत आइए। लोकेंद्र गौर जी, नेक्स्ट है कि जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो भी हमारे सरकारी स्कूल्स हैं या कोई ऐसे स्कूल हैं जो परोपकारी की दृष्टि से किए हैं, संचालित हो रहे हैं, तो उनका सारा काम जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ही होगा। वो प्रॉफिटेबल नहीं माना जाएगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जो अपनी प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं, तो वो एक व्यवसाय के रूप में इसको नहीं किया जाएगा, माना जाएगा। तो और उसको जो है केवल शिक्षा के लिए ही सभी में शिक्षा का प्रचार प्रसार, उसका गुणवत्ता, जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, तो उसके लिए सभी सारे स्कूल जो भी हमारी राज्य में या पूरे देश में संचालित होंगे, वो जो है केवल शिक्षा के लिए ही काम करेंगे। नेक्स्ट, अब ये प्राधिकरण जो होगा वो क्या काम करेगा, जो हमारा ये राज्य स्तर पर मालिक प्राधिकरण का निर्धारण होगा, वो क्या 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 काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो निजी, सार्वजनिक और परोपकारी तथा आवश्यक गुणवत्ता मानकों को निर्धारण करेंगे। प्रभावी गुणवत्ता के विनियम बनाए जाएंगे। मान्यता जो हमारे स्कूलों से, हमारे रामनगर बोर्ड से या हमारे विद्यालय शिक्षा से मान्यता लेते हैं, उसके लिए जो है एक सिस्टम का जो है स्थापित किया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ताकि किसी भी स्कूल को मान्यता लेने में कोई दिक्कत ना हो। गुणवत्ता के लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा और उसके लिए हमें समय समय पर जो है अपने विनियम, नियम और सब चीज बनाने पड़ेंगे, और उसको जो है सभी के साथ शेयर भी करना बहुत जरूरी होगा। राज्य स्तर पर जो है वो राज्य के विद्यालय जो है वो उसके क्या मानक होंगे, कितनी दूरी होगी, उसमें कितने शौचालय होंगे, कि पानी की व्यवस्था कैसे होगी, इसके है ये एसएसए के द्वारा जो है बनाए जाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान की तरह। और तो जो वो मानक आपके जो है वो निर्धारित कर देंगे, वो मानक सभी स्कूलों के लिए मान्य होंगे, और सभी को जो है उसी पे काम करना होगा। आधारभूत ढांचा हमारे स्कूल का क्या क्या होगा, हमारी क्या क्या नीड है, उसकी उस पर जो है एसएसए ये काम करेगा, और ये सभी को जो है ये शेयर करेंगे जो भी मानक है। इसके बाद ही निकाय के कार्य हैं, जैसे सुरक्षा है, स्कूल सेफ्टी जो कार्यक्रम है, या जो हमारे आधारभूत ढांचा है, कक्षा है, विषय के आधार पर शिक्षकों की संख्या है, वित्तीय बजट, मैंने कहा आपके स्कूल का डिसिप्लिन क्या है, ये सभी चीजें जो है इसको निर्धारित करेंगे, और ये विद्यालय शिक्षा विभाग जो है इसको निर्धारित करेगा, इसके मानक बनाएगा। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर निकाय हेतु मानदंडों की रूपरेखा। यदि जो भी हमारे पठन पाठन से संबंधित काम होंगे स्कूलों में, एकेडमिक जो भी जितने भी हमारे काम होंगे, उसके लिए एससीईआरटी को जो है सर्वोपरि माना है, एससीईआरटी उसका मानक निर्धारण करेगा। नेक्स्ट, और जो भी मानक जो है प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, वो बुनियादी विनियामक सूचनाओं का पारदर्शी रूप से जो है स्व प्रकटीकरण किया जाएगा। वो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि उसका जो है जो भी नियम या जो भी हम विनियम या जो भी हम इसके एक्ट वैक्ट जो भी बनाएंगे, उसका जो है समस्त राज्य में उसका जो है वह भी उसका शेयरिंग की जाएगी। उसको जो है हमारी जो वेबसाइट्स हैं, स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं, उसमें भी उसको अपलोड किया जाएगा। और इसको जो है राज्य विद्यालय सार्वजनिक हित अथवा शिकायत के जो भी शिकायत के हमें प्रकरण मिलेंगे, उसको भी जो है वो विद्यालय मानक के प्राधिकरण द्वारा जो जो प्राधिकरण हमारा होगा, उसको जो है वो उसको हल किया जाएगा। उनके सामने ये जो शिकायती प्रकरण होंगे या कोई मानक के लिए निर्धारण के लिए कुछ सुझाव आएंगे, तो वो प्राधिकरण के समक्ष रखे जाएंगे, और वो उसमें जो है जो भी हमारे नियम कानून बनेंगे उसमें जो है वो सम्मिलित किए जाएंगे। इसके बाद जो है अकादमिक मानक तथा पाठ्यक्रम और शैक्षणिक मामले जो हैं वो सब एससीईआरटी तैयार करेगा, और ये सभी को मान्य होंगे। एससीईआरटी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और जितने भी हमारे फ्रेमवर्क बनेगा, राज्य के स्तर पर जो है फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, तो ये सब जो है एससीईआरटी का काम होगा, जो एससीईआरटी एनसीईआरटी के सहयोग से इसको काम करेगा, और एनसीईआरटी जो भी हमें गाइडलाइंस देगा उसके अनुरूप जो है ये काम किए जाएंगे। इसके अलावा जो है पदोन्नति, मान्यता और जब इसके लिए जो भी प्रमोशन है, नियुक्ति है, इसके लिए भी एक जो रूल रेगुलेशंस बनेंगे,
उसको भी समय समय पर जो है आपके समक्ष इसको जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा और इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा समय समय पर, और फिर उसमें जो गैप्स होंगे उसको फिर दोबारा जो है उसकी गैप्स का मूल्यांकन करके उसको फिर हम जो है जो उसको अपडेशन हम बार बार उसको करते रहेंगे। नेक्स्ट, सार्वजनिक और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा। जो भी मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे वो सभी स्कूलों को जो है समान रूप से मान्य होंगे। ये नहीं होगा कि आप प्राइवेट स्कूल में कुछ और होगा और सरकारी स्कूल में कुछ और होगा। तो ये मापदंड और बेंचमार्क जो भी हमारे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसमें जो है ये सबके लिए सेम होगा। तो जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत चीजें एक गैप है कि सीबीएसई के स्कूलों में कुछ और है, हमारे स्कूलों में कुछ और है, या जो वैसे परोपकार वाले स्कूल चल रहे हैं उसमें कुछ और है। तो अब सबके लिए जो मानक है वो इसी उसका उद्देश्य भी, प्राधिकरण का उद्देश्य गठन करने का उद्देश्य भी यही है कि जो भी हम मानक निर्धारित करेंगे वो सभी स्कूलों को मान्य होंगे। अभिभावकों और समुदायों को ट्यूशन फीस से में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। आजकल आप देख ले बहुत ही गर्म मुद्दा भी है कि ट्यूशन की फीस जो लेते हैं भाई स्कूल ले रहे हैं वो सब मनमानी की तरीके से ले रहे हैं, कोई बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है, कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। तो ये प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा कि वो कैसे इसको जो है निर्धारित करेंगे, और जो वो मानक निर्धारित करेंगे उसके अनुसार जो है वो आप सभी को, सभी स्कूलों को मान्य होंगे ये भी। और रितु राही जी फिर है अभिभावकों और समुदाय को ये मैंने बता दिया कि ट्यूशन फीस के जो है वो मानक निर्धारित किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो उसके अनुसार ही फीस ले पाएंगे। स्कूल और राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की वेबसाइट पर शुल्क का विवरण, कक्षाओं की संख्या, पढ़ाए जाने वाले विषय, छात्रों व शिक्षकों की संख्या का को भी शेयर किया जाएगा। वहां पर जो है आपको अपलोड किया जाएगा ताकि जो भी यदि कोई किसी स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उनको ये मालूम हो कि भाई उनके यहाँ कितनी फीस है, कितनी कक्षाओं की संख्या कितनी है। वहाँ पर आपका साइंस, अब तो स्ट्रीम खत्म हो गई है लेकिन वहाँ साइंस के सब्जेक्ट है कि नहीं है, और या फिर वहाँ आर्ट के सब्जेक्ट है कि नहीं है, जो बच्चा लेना चाहता है सब्जेक्ट वो वहाँ पर है कि नहीं है। और ये सब चीजें जो हैं, और वहाँ पर पर्याप्त स्कूलों में टीचर्स हैं कि नहीं है, ताकि उनको एक अभिभावकों को एक संतुष्टि हो कि वो जिस स्कूल में एडमिशन बच्चे का करा रहे हैं तो वो उनके लिए जो है वहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं कि नहीं है, उनके जितने मानक हैं। तो ये मानक भी जो है विद्यालय शिक्षा विभाग या प्राधिकरण के द्वारा जो है ये निर्धारित किए जाएंगे। और इसके अलावा सभी स्कूलों को नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था के अनुरूप कार्य करना होगा। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी शिक्षा से संबंध जुड़े हुए कोई भी स्कूल जो शिक्षा से दे रहा है या शिक्षा से जुड़ा हुआ है संस्थान है, वो जो है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, वो केवल शिक्षा की क्वालिटी पर काम करेगा, और ताकि सबको जो है शिक्षा प्राप्त हो, सभी को जो है अवसर, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। स्कूल विनियमन प्रमाण और गवर्नेंस के लिए तय मानक तथा विनियामक ढांचे की समीक्षा 10 वर्ष के उपरांत की जाएगी ताकि भविष्य में सुधार किया जाए। तो प्रत्येक 10 साल में जो है ये जो निर्धारण है उसके गवर्नेंस के लिए और जो हम लोगों ने नियम बनाए उसकी समीक्षा होगी, नेशनल लेवल पे होगी। और फिर इसमें जो है जो भी गैप्स होंगे या जो भी हमें सजेशंस मिलेंगे उसको पुनः जो है उसको उसमें फिर शामिल किया जा सकेगा। स्कूलों के मूल्यांकन में सभी प्रकार के शैक्षणिक और वित्तीय मामलों व उनके प्रकटीकरण को आधार माना जाएगा। तो जो भी अपनी हमारे स्कूल जो है, क्योंकि सरकारी सिस्टम में तो फीस निर्धारण जो है वो पहले से हुई होती है, और अभी तक 1 से 12 का तो 1 से 10 तक की हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा है, तो इसमें इतना नहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन वित्तीय जो फीस का वह वित्तीय मामले हैं वो प्राइवेट स्कूलों के लिए ज्यादा होगा। इसको देखने की चीज होगी कि आप कैसे करेंगे इसे। और इसको जो है सभी शैक्षणिक जितने भी हमारे सर्वे होंगे, असेसमेंट होगा, वो सभी को जो है हमें अपनी वेबसाइट्स पे या ऑनलाइन जो है उनको हमें जो है शेयर करना पड़ेगा। छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन एवं नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख तथा एनसीईआरटी के सहयोग से किया जाएगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे आप सभी जानते हैं कि हर तीसरे साल होना है, और इस साल जो है 2020 में होना था, लेकिन
अभी इसको कोविड की वजह से 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये अक्टूबर या नवंबर 2021 में प्रस्तावित है। और ये हर 3 साल में ये सर्वे होगा। उसके अंतर्गत जो बच्चों के परफॉर्मेंस है या टीचर्स के परफॉर्मेंस है, वो उसमें जो गैप्स आएंगे उसको उसके लिए आपको अपना एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा पूरे वर्ष के लिए कि आप कैसे इसको इन गैप्स को पूरा करते हैं। और इसके लिए जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख और एक नई संस्था का इसमें जो है स्थापना की जाएगी। और ये एनसीईआरटी तो ऑलरेडी हमारे साथ पहले से भी नेस में जुड़ा रहता है। और तो परख के द्वारा भी इसमें अब जो है हमारे साथ काम किया जाएगा। राज्य को राज्य मूल्यांकन सर्वे जो सर्वेक्षण के संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। और राज्य लेवल पे हम जो अपना अचीवमेंट सर्वे करेंगे उसके लिए भी हमें काम करना होगा राज्य स्तर पर। आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर भी हमने 4th और 7th का स्लैश किया था, C/ किया था। और उसमें हमने कम से कम हमारे यहाँ 4 लाख बच्चे बैठे थे उसमें। और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ में विद्यालय शिक्षा में शेयर की थी। और इसी तरह आगे भी हमें स्टेट लेवल पे काम करना होगा और इसके लिए भी हमें मानक बनाने होंगे। बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों, किशोरों तथा बालिकाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों तथा मादक पदार्थों का सेवन, भेदभाव, उत्पीड़न आदि पर सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो लगातार हमारे बच्चे जो है इसमें मदिरा पान में और जो है मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उनके लिए उनको अवेयर करने के लिए भी हमें अपना प्लान बनाना पड़ेगा, अपने मानक बनाने पड़ेंगे कि हम कैसे जो है उनको इसके अनुरूप जो है वो काम कर सकेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एनईपी में हमारे प्रस्तावित हैं और जिस पर हमने राज्य में काम करना है। और इसमें जब तक नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेशनल लेवल से एनसीईआरटी जब तक एनसीएफ 2021 हमारे सामने नहीं आ जाता है, तब तक जो है हम एक फर्स्ट ड्राफ्ट के रूप में हम अपने लेवल पे काम करेंगे। और जब एनसीएफ हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं स्कूली एजुकेशन से रिलेटेड, उस पे एनसीईआरटी जो है एनसीएफ पाठ्यचर्या का निर्माण करेगा। और पाठ्यचर्या जो हमें प्राप्त होगी वो उसके बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर फिलहाल हमने एक रफ ड्राफ्ट हमने तैयार करने हैं स्टेट लेवल पे कि हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। एक्शन प्लान हमने बनाना होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि हर थीम के लिए, हर कार्य के लिए, हर प्रोग्राम के लिए हमें जो है मानक निर्धारण करने होंगे। और ताकि उसमें जो है एक पारदर्शिता बनी रहे। और इसमें हमें सभी के सहयोग की अपेक्षा होगी। जैसे सीबीएसई और हमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे साथ राज्य शिक्षा विभाग के साथ। तो हमने मिलकर ही ये सब काम करने हैं। और इसमें जो भी हमारे आज गेस्ट आए हैं, मैं उनका उन्हें स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि आपने बहुत समय दिया हमें। और वैसे इसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ कि ये सुबह थी आपकी हमारी वर्कशॉप, लेकिन आज सुबह एमएचआरडी की मीटिंग होने के कारण ये फिर शाम को शिफ्ट की गई। तो इसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप सबका सहयोग मिला हमें, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ओवर टू डाइट बड़कोट। धन्यवाद मैडम, आपने आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी बातें कही। एक तो ये है कि स्कूल के लिए मानक तय होने चाहिए। मुख्य रूप से बात जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात है। इसके अलावा जो प्राइवेट और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, इनके बीच में जो गैप है, उस गैप को भरने की कोशिश करी जा रही है कि दोनों जगह एक जैसी पढ़ाई हो, एक जैसी व्यवस्था हो। इसके अलावा वहाँ पे फीस जो ली जाती है प्राइवेट स्कूल में, उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा इस नीति से। जितने भी परीक्षा परिणाम है, जो चीज़ है, वो भी सार्वजनिक करने की बात की गई है। ओवरऑल बात करें तो बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू मैडम। अब हम अपने वक्ता को आमंत्रित करने जा रहे हैं, श्री रणधीर तोमर जी को। आपके
आपके विषय में 2 लाइन मैं कहूँगा। ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, ईश्वर ने भी कीमती के रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। रणवीर तोमर जी, आपके विषय में कुछ ब्रीफ बताने की कोशिश करेंगे कि आप रीजनल ऑफिसर के रूप में सीबीएसई कार्यालय देहरादून में 2016 सितंबर से कार्यरत हैं। आपने पीजी डिप्लोमा एजुकेशन मैनेजमेंट में किया हुआ है और बिफोर बोर्ड ज्वाइन करने से पहले आप जो हैं वो भारतीय स्टेट बैंक, CCRAS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झांसी और CFTI मिनिस्ट्री ऑफ SSI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगरा में भी कार्यरत रहे हैं। आपको अवार्ड भी कई मिले हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण सचेतक सम्मान आपको 2018 में प्राप्त हुआ है, हिमालय रत्न सम्मान भी आपको 2018 में प्राप्त हुआ है। तो आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। रणवीर तोमर जी। सबसे पहले तो मैं इस देवभूमि के सभी श्रेष्ठ शिक्षक जनों को, सभी श्रेष्ठ वरिष्ठ शिक्षाविदों को प्रणाम करना चाहूंगा और साथ ही निदेशक महोदया मैम जो सीमा जोंसारी मैम है, मैं उनसे विशेष आभार के तहत यही अपना अनुरोध भी करूंगा कि आप नेतृत्व करें। हम सब चाहे किसी बोर्ड से संबंधित हो, उत्तराखंड देवभूमि से हम सब ताल्लुक रखते हैं, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी व्यवस्था से हो, हम विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हैं और जो कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जनरेशन को विकसित करने की, जनरेशन के दिमाग को विकसित करने की, जनरेशन को आगे बढ़ाने की। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जिस व्यवस्था में हमसे इस तरह के एक प्लेटफॉर्म में लाकर हम सबको संगठित करने के काम कर रही हैं, सरकार की तरफ से, व्यक्तिगत की तरफ से और इस पूरे उत्तराखंड की तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। और साथ साथ जितने सब डाइट बड़कोट में जो ये प्रिंसिपल साहब हैं डाइट के और जितने शिक्षाविद यहाँ पर हैं, जिला शिक्षा अधिकारी है, मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं और तमाम हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी मेरा यही कहना है कि हम एक ही उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि हम किस तरह से अपने बच्चों की नर्चरिंग बेहतर से बेहतर करें। तो अब मैं आप सबको अभिवादन और वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सब से थोड़ा सा ज्यादा मुखातिब होने की मेरी चेष्टा नहीं है, क्योंकि मैं आप सब बहुत ही विद्वान लोग हैं और हर समय शिक्षा की उस अलग को उस ग्रामीण क्षेत्र से, उत्तरकाशी हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, उस सबसे जगाने के लिए प्रेरित हैं और प्रेरणा देते रहते हैं। और मैं भी आप लोगों से प्रेरित होता रहता हूं, समय समय पर आप लोगों से मुलाकात भी करता रहता हूं। मेरा केवल एक ही मानना है कि 34 वर्षों बाद जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर आई है और हमारे तमाम 29 जुलाई को जो कैबिनेट ने अप्रूव करी, 29 जुलाई 2020 को, और तमाम पहलुओं को उसमें रखा गया है, शायद मैं समझता हूं कि इसकी बहुत पहले जरूरत थी, परंतु आज की तारीख में जो सारी चीजों को अगर हम इसको देखते हैं, और मैंने भी कोशिश की है कि इसमें मैं सारी चीजों को जानने की कोशिश करूं, तो ये निकल के आता है कि इससे बेहतरीन दस्तावेज विद्यालयी शिक्षा के लिए, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, हमारे पूरे विकास के लिए, जनरेशन को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कोई दस्तावेज है नहीं। बस केवल अब इसको हमें आगे इम्प्लीमेंट करने की तरफ लेके जाना है और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सब लोग वचनबद्ध हैं, अपने नेतृत्व के साथ, अपने बड़े अधिकारियों के साथ, अपने सारे राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कि उत्तराखंड से हैं, सौभाग्य की बात है कि हमारे जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री पहले HRM पहले कहते थे और अब शिक्षा मंत्री हैं, वो भी उत्तराखंड से हैं और हम सब की परिस्थितियों को भी जानते हैं। और आप सब लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है इस समय की, आज भी हम देखिए कोविड की वजह से हम रूबरू ना होकर हम ऑनलाइन संवाद इस तरह से कर रहे हैं, वेबिनार के द्वारा कर रहे हैं। और इस तरह के वेबिनार जो हो रहे हैं केवल हमें इस बात के लिए दिखाता है कि हमारे पास विकल्प के तौर पर सारी व्यवस्थाएं हैं, पर उन व्यवस्थाओं को किस तरह से हम आगे पहुंचाएं, लोगों तक जुड़े रहे उन व्यवस्थाओं से, यही थोड़ा देखने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इस कठोर समय में, जबकि कोविड का ये बहुत बड़ा डरावना सा समय चल रहा है, इसमें सब सुरक्षित होंगे, सब महफूज होंगे अपने परिवारों के साथ।
मैं अभी आप सबसे यही कहूंगा कि हम जो 34 साल बाद हमारे पास जो दस्तावेज आया है, इसमें जो आज का टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण है, विद्यालयी शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन। जब तक हम कोई नीति बनाएं, जो कोई व्यवस्था बनाते हैं, तो उसके जो निर्धारण है उसको हम दिल से लागू नहीं कर पाते या दिल से उसको स्वीकार नहीं करते, तब तक किसी भी नीति, किसी भी व्यवस्था को बनाया जाना और उसको लागू करने के लिए केवल और केवल थोपने जैसी स्थिति रहती है। मेरा सबसे यही कहना है, क्योंकि मैं तो पिछले 4 साल से यहाँ पर हूँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हूँ। मैं जब सीबीएसई सिस्टम में आया था तो मुझे पता भी नहीं कुछ कि सीबीएसई है क्या, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की व्यवस्था से गांव से, उस पहाड़ से निकल के आया और क्लास 8 तक गांव में पढ़ा हूं और क्लास 6 में ए एप्पल की जानकारी मिली। आज तो सब बच्चे पूरी तरह से व्यवस्था में पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, पेरेंट्स भी लगे रहते हैं, परंतु उन सब में कहीं ना कहीं कोई कमियां तो जरूर है, जिस कमियों की वजह से हमारी जनरेशन उस तरह का प्रत्युत्तर या उस तरह का संवाद या उस तरह की संस्कृति और सभ्यता और सारे आचार विचार को आगे नहीं लेके जा पा रही है। तो उसको हमें पहले बिंदु पे ठीक करना होगा। जितने मर्जी नियामक बोर्ड बना लीजिए, जितनी मर्जी नीतियां ले आइए, अगर वो कागजों पे ही रह जाएगी तो उसका धरातलीय अगर कोई तरीका नहीं निकल पाएगा कि धरातल में हम कैसे उसको आर्ट ऑफ लिविंग की तरह जीवन में धारण करें, तब तक हमारी किसी भी बिंदु पे आगे निकल पाना और किसी भी बात को आगे परिलक्षित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी ये नीति जो कि 2023 में पहला 10वीं का एग्जाम इस नई एनईपी के थ्रू आने की उम्मीद है और 2025 में 12वीं का परीक्षा आएगी। उस सब में आपने देखा होगा तमाम, अभी शिक्षा पर्व चला है 5 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर तक, जिसमें कि तमाम राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राज्यों के तमाम मिनिस्टर्स और सभी एजुकेशनिस्ट लोगों ने भागीदारी रखी और जिन्होंने एनईपी को एक साकार रूप दिया और एनईपी को हमारे बीच में लाया, उन लोगों ने भी सारी बातों पे हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो मेरा केवल एक ही मानना है कि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे कि हम किस तरह से उसके प्रति एक समर्पित भाव से, जो कि इसमें आज के इस विषय में भी है कि समर्पण किस तरह का हो, समर्पण किस तरह का हो और किस तरह से हम उसको संकल्प को कार्य रूप देने की तरफ जाएं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा आप सबसे यही कहना है, क्योंकि हम देवभूमि के रहने वाले हैं, देवभूमि में काम कर रहे हैं। अगर हम बाहर के भी कोई हैं, अगर देवभूमि परिक्षेत्र में है, तो पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन भूमि हिंदुस्तान की है और उस हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन भूमि तो उत्तराखंड हिमाचल है। हम सबसे सौभाग्यशाली कि हम देवभूमि में, जो कि एक मानस खंड है और एक केदार खंड है, उसमें काम करते हैं। मेरा आप सबके माध्यम से इस तरह की भावना निकल के आए कि वो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, क्षेत्र का अपना जो राज्य प्रेम है और अपने माता पिता के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे उस गांव के प्रति, उस जन्मदात्री भूमि के प्रति समर्पित रहे और बिना किसी द्वेष के, बिना किसी आगे और पीछे की बातों को सोचते हुए, बिना किसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कि मैं ये उस परिवार से हूं या मैं उस समाज से हूं, उसको देते हुए अगर हम थोड़ा सा इसको परिलक्षित कर पाएंगे बच्चों के बीच में, तो निश्चित है उसके हमें प्रत्युत्तर सकारात्मक भी लगे। एक सबसे बेहतरीन बात जो इसमें आई है कि राज्य शिक्षा, हर राज्य में एक शिक्षा का आयोग या प्राधिकरण होगा और वो पूरे राज्य में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त वो संस्थान है, उस सबके एकीकरण की व्यवस्था, समान शिक्षा की व्यवस्था की बात करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो हमारा पहले 10+2 जो अब 4 पार्टों में, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक से मैं बाहर जा रहा हूं थोड़ा सा, परंतु मैं आपके बीच में इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मेरी बात आप लोगों से नहीं हो पाती। तो इसमें 10+2 को हमने 4 भागों में विभक्त किया है, जो कि 5+3+3+4 का है। और जो 5 का सबसे पहला जो भाग है, जो कि हमने बालवाड़ी और ये आंगनवाड़ी और बाल भवन को शामिल किया है, जो कि यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी और प्राइमरी हमारा जितना है और कक्षा 2 तक का शामिल किया है। इससे हमारे बच्चों में एक मजबूती आएगी और उन बच्चों के जो बच्चे जो है अभी 5 साल से पहले क्लास में नहीं जा पाते थे या 6ठे साल में जाते थे, वो बच्चे जब तीसरे साल के बाद कक्षा में जाएंगे और एक उनके लिए तमाम तरह की वहां सुविधाएं होगी और टीचर्स उनको बताएंगे सारी
चीजों के, वो जब तक अपने उस पायदान पे आएंगे कि जो नेक्स्ट कक्षा 2 के बाद का जो पायदान है उस पे आएंगे क्लास 3, 3rd, 4th और 5th के लिए, तो उनको कुछ ना कुछ बेसिक चीजों का जानकारी रहेगी जिसकी कि अभी कमी है। और जहां तक शिक्षा जगत में काम करने की बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है कि हम जितने लोग हम शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, विद्यालयी शिक्षा में खासकर, उसमें सबसे श्रेष्ठ बात है कि हम सबसे सौभाग्यशाली हैं कि हम किसी ना किसी, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम बच्चों की नर्चरिंग के लिए, बच्चों की उस व्यवस्था के लिए, उस आगे बढ़ाने वाली प्रवृत्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा चूंकि ये डाइट का प्रोग्राम इतना बेहतरीन है, मेरा आप लोगों के माध्यम से कि अगर हम धारणा कर लेते हैं कि हमें ये करना है, तो निश्चित है हम जो नीति बनी है उससे भी बेहतर जाके एक कदम और आगे जाके कर सकते हैं। हमारे अंदर सब क्षमताएं हैं, हमारे शिक्षकों के अंदर सब इस बात की खूबियां विद्यमान है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अगर करने की चाहत को या उस कर्मशीलता को हम अकर्मण्यता में बदलेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, चाहे कोई नीति बन जाए, किसी तरह की व्यवस्था बन जाए। क्योंकि इस व्यवस्था में सामाजिक चेतना की बात की गई है, बाल भवन की बात की गई है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है, एफिशिएंसी की बात की गई है, प्लानिंग की बात की गई है, पेयरिंग ऑफ स्कूल्स की बात की गई है, इंटीग्रेशन की बात की गई है, गुड गवर्नेंस की बात की गई है। और फिर अगर हम स्टैंडर्ड सेटिंग ऑफ एक्रेडिटेशन की बात करते हैं तो उसमें तो हमारा सबसे पहले जो राज्य का एक नियामक बोर्ड होगा, राज्य शिक्षा नियामक बोर्ड होगा, वो सारी चीजों की अथॉरिटी होगी, वो सारी चीजों को एक सूत्र में लेके आएगी। वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इस शिक्षा व्यवस्था में है। और डिस्क्लोजर की बात आती है, रेगुलेशन की बात आती है, जब तक हम किसी भी बात को पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में नहीं ले जा पाएंगे, तब तक उसमें हमारे पास प्रत्युत्तर के तौर पर उस तरह से सरल तरीके से हमारे पास कोई भी जवाब नहीं आएगा जब तक हम उनसे ठीक से जुड़ेंगे नहीं। मेरा आप सब के माध्यम से डाइट उत्तरकाय बड़गोट को बहुत बहुत आभार, प्रिंसिपल साहब को भी, और सब जितने लोग इस वेबिनार को आयोजित कराने में अपना सहयोग करते रहे, उन सब से भी बहुत बहुत उनका आभार। और सबसे ये भी अनुरोध है कि इस तरह की चीजों पे फिर से दोबारा से कोई एक और संगोष्ठी या कोई वेबिनार आयोजित किया जाए, जिससे कि हम जान पाए, आप जैसे वरिष्ठ लोगों का, डायरेक्टर मैडम है, हम बहुत सारी चीजें जान पाते हैं कि किस तरह से हम आगे का मार्ग अपना प्रशस्त करें, आप विद्वजनों से कुछ ना कुछ ग्रहण करके। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आगे भविष्य में जब भी उत्तराखंड में कोई आपकी तरफ से कोई आयोजन हो, तो मैं तो अपनी तरफ से बिना आमंत्रित हुए भी आपके बीच में शामिल होने को तैयार हूं, और हर तरह से हर समय खड़ा हूं इस बात के लिए कि मैं उत्तराखंड देवभूमि का रहने वाला हूं, और मैं उस व्यवस्था से, गांव की उस व्यवस्था पढ़ के आया हूं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सभी, कोई ना कोई शिक्षक ने मुझे पढ़ाया होगा उस गांव में, और जहां पे कि कोई ना बताने वाला था ना समझाने वाला था, और आज यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ, और अपने आप को पिछले 4 साल से यहाँ पर रीजनल हेड के तौर पर काम करने के लिए रखे हुए हूँ, और सरकार ने मुझे बैठा रखा है। हमारी कोशिश है कि हम किसी भी तरह से आपसी द्वेष, आपसी एंगर, आपसी एरोगेंस और ईगो को अलग करते हुए जो भी कुछ हो, वो केवल उस बच्चे के लिए काम करने के लिए सोच अपनी विकसित करें, जो बच्चा हमारे प्रेमाइसेस में काम आया है, जो बच्चा हमारे सिस्टम में आया है, जो बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए, कुछ समझने के लिए आया है। हमारी एनईपी जो है बहुत बेहतरीन है, इससे बेहतरीन दस्तावेज बना नहीं, पूरे विश्व में इस टाइम सबसे बेहतरीन शिक्षा पद्धति की व्यवस्था की लेके आई है सरकार, और हमें इसको लागू करने के लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी है, चाहे उप खंड शिक्षा अधिकारी है, चाहे मैं क्षेत्रीय अधिकारी हूं, चाहे कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, चाहे मुख्य शिक्षा अधिकारी है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे स्टेट की और तमाम मशीनरी, सबको कंट्रीब्यूट करना हो, तब जाके ये उस धरातल पे जाएगी जहाँ पे कि हकीकत, जमीनी हकीकत के तौर पर वो विद्यालय चल रहा है। हम कागजों में बहुत सारी बातें कर जाते हैं, परंतु वो जब हकीकत में देखते हैं तो केवल वो रिटर्न के तौर पे या हमारी मासिक जो एक प्रगति रिपोर्ट जाती है उसके तौर पे वो खत्म हो जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। हम सबको इस तक सोचना होगा कि अगर मुझे उत्तराखंड में बागेश्वर में पोस्टिंग मिली है तो उसमें मैं बागेश्वर जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आऊं कि 2-3 साल की वहां नौकरी अपना करके फिर वापस आए। सारा प्रोसेस है, सिस्टम है। परंतु अगर हम पहले ही जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करते
तो क्या वहां डिलीवर करेंगे, क्या वहां रह पाएंगे? और जब तक हम मन से वहां पे उस जगह पे नहीं है, उस विद्यालय में नहीं है और उस बच्चे से कनेक्टेड नहीं है, तब तक कोई नीति बना लीजिए, कोई व्यवस्था बना लीजिए, वो साकार रूप ले नहीं सकती। ये मैं आप सबके बीच में, चूंकि आपके लोगों से सीखा है, इसलिए आप सबके बीच में इस बात को कह रहा हूं। हमारी बहुत सारी व्यवस्था इसमें आई है कि जिसमें कि प्रिपरेटरी क्लासेस जो बाल वाटिका है, जो कि 5 से 6 साल के बच्चे के लिए जो व्यवस्था की गई है, फिर उसके बाद हमारी तमाम चीजें जो और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, इस तरह की चीजें जब आ रही है, उसके रिपोर्ट कार्ड से लेके और उसके बाकी जो हमारे लोक विद्या की बात करी गई है, लोक विद्या को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, वो सारी चीजों को लेके जब हम एक कंक्लूजन पे निकल के आते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बेहतरीन दस्तावेज है विद्यालयी शिक्षा को मजबूत करने के लिए। और सबसे खास बात दूसरी आ गई है कि बच्चों को छूट दी गई है कि हमने स्पेसिफिक नहीं कर दिया या एक निश्चित नहीं कर दिया, तुम ह्यूमैनिटी पढ़ोगे, तुम ये साइंस पढ़ोगे, आपको छूट दी गई है, कोई सा विषय चुनिए, किसी भी क्षेत्र में आगे जाइए, परंतु सबसे पहले अपने उस देश की उस व्यवस्था को लेके रखें अपने मन में कि मैं भारतीय हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं और मेरी ये जन्मदात्री भूमि। मैं थोड़ा सा समय आपका ज्यादा ले लिया, मैं क्षमा चाहूंगा। डायरेक्टर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हर समय कुछ ना कुछ आशीर्वाद देती रहती हैं, और डाइट के प्रिंसिपल साहब को भी, और जितने विद्वान आप सब लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को, मैं तो अपने आप को ये मान के चलता हूँ कि मैं धन्य होता हूँ जब आप जैसे विद्वानों की बात सुनता हूँ। मुझे ये अधिकार भी नहीं है इतना कि आप लोगों के बीच में कुछ ज्यादा बोलूं, परंतु केंद्रीय शिक्षा से जुड़ा हूं तो ये कोई कोशिश करता हूं कि कुछ सुनने के साथ साथ कुछ उसके बाद में प्रति उत्तर के तौर पर कुछ आपके बीच में रखूं। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी समय कभी भी बात करना चाहे, कभी भी मिलना चाहे, मिले, ऐसी कोशिश हम सब की होनी चाहिए। चाहे वो जनपदीय स्तर पे बैठा है, चाहे खंड ब्लॉक लेवल पे बैठा है कोई अधिकारी है, चाहे हम कहीं भी है, तो हमारी जब ये सोच विकसित होगी तो निश्चित है उत्तराखंड से पलायन रुकेगा। उत्तराखंड के बच्चे हमारे विद्यालय में, हमारे उस इंटर कॉलेज में, उस हाई स्कूल में, उस जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जहां तक व्यवस्थाओं की बात है और जहां तक और सुविधाओं की बात है, वो तो होगी, उसके लिए तो व्यवस्था सब अपने आप करती है। इन सब में मानकों के जो निर्धारण है और जो हमारे बच्चों के लिए जो रिजल्ट से लेके उनके इवेल्युएशन है और उनके सारे पढ़ाई लिखाई और उनके सारे उस कार्यक्रमों को, क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था है, सारी एनईपी में दी गई है। मेरी तरफ से आप सबसे यही गुजारिश है, अगर हम सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और उसमें जुड़ेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी अपने ज्ञान की आहुति देंगे तो निश्चित है रिजल्ट बेहतर होंगे, और खासकर उत्तराखंड में तो बेहतर होंगे ही होंगे। आज देखिए चुन चुन के उत्तराखंड के लोगों को देश की मुख्य व्यवस्थाओं में ले जाया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम मेहनती हैं, हम कर्मशील हैं। अभी जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग महोदय जी को भी पीएमओ में बुला लिया गया। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप तो ऐसे व्यवस्था में हैं जो कि भगवान से भी बड़ी व्यवस्था दी गई है और शिक्षक है। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि मुझे आप इस लायक समझते हैं कि मैं आपके बीच में 2 शब्द बोल सकूं। मैं आपसे हर समय जुड़ा रहूंगा और हर कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हाजिर हूं, चाहे किसी विषय में आप निर्धारित करेंगे, चाहे वेबिनार के थ्रू करेंगे, चाहे मुझे किसी मीटिंग में कहीं पे भी बुलाएंगे, मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा, कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, कुछ जो मैंने भी अर्जित किया उसको आपके बीच में शेयर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। डायरेक्टर मैडम से मेरा यही कहना है कि आप जो भी कुछ इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करेंगे, हम आपके साथ। धन्यवाद रणवीर तोमर जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। धन्यवाद चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हमारे साथ हमेशा आपको बने रहना है। जब तक कि हमारा एक्शन प्लान बनेगा तो हम आपको इनवाइट भी करेंगे। अभी तो केवल हम खाली ये सोच और समझ के लिए जो है एनईपी के है क्या, तो इसके लिए वेबिनार करना है। जो शिक्षक पर्व में हमारे यहाँ 12 टॉपिक दिए गए थे, उस पे पूरे पे हमने जो है वेबिनार अपने राज्य में की है, ताकि सारे टीचर्स और अधिकारी हमारे समझ सके कि ये एनईपी है क्या, इसमें क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, और आपको पूरा अधिकार है क्योंकि आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसा मत कहिए कि मैं आपके बीच कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो आप
तो नहीं नहीं बेटा, देखिए, आप विद्वान लोग हैं, पूरा अधिकार है और विद्वता धनी है। मेरा केवल एक ही कहना है कि चूंकि हम आप लोगों से कुछ जब सीखें और अपने परिवार के बीच में जब बैठे रहते हैं, तो अपने परिवार ही है, मेरा उत्तराखंड में अपना परिवार मानता हूँ। रोम रोम में उत्तराखंड बसा है, रोम रोम में ये देवभूमि है। और शिक्षा जगत में काम करने के साथ साथ पहले हमें अपनी जन्मदात्री भूमि और देवभूमि को और अपने आप को सोचना होगा कि हम कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तभी हम कुछ रिजल्ट दे पाएंगे। सीबीएसई है, 23,000 प्लस स्कूल्स हैं, जिसमें कि 27 कंट्री में हमारे बाहर भी हैं। और उत्तराखंड में जो ये रीजन है, ये देहरादून रीजन 2014 में खुला है। 16 रीजन पूरे भारत में है सीबीएसई के। 16 रीजन में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन ऑफ सीबीएसई। और ये केवल आप लोगों के आशीर्वाद से और इस देवभूमि के आशीर्वाद से। धन्यवाद तोमर जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। आपने अपने बचपन की बातें भी शेयर करी और मुख्य फोकस जो है आपका कि ये मानक बनने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। इसी क्रम में ये जो है एनईपी है, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 34 साल एनईपी 86 की जगह ले रही है। तो इसी क्रम में हम अपने दूसरे वक्ता को आमंत्रित करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि अंधियारों के शहर में उजियारा लेकर आइए, मन का कोना कोना रोशन हो जाए, रहनुमाई भरा वक्तव्य देकर जाइए। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी को। आप रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर चंडीगढ़ में हैं कार्यरत। आपका 30 इयर्स का एकेडमिक एक्सपीरियंस है। आप रिसर्च ऑफिसर के रूप में भी रहे हैं और बहुत सारे आपके जो हैं मोर देन 50 पेपर जो है नेशनल और इंटरनेशनल पेपर पे आपके पब्लिश भी हुए हैं। आप जो हैं डाटा कलेक्शन में कई राज्यों में एक्टिव पार्टिसिपेट भी किया है। तो आपको आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी। सर धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं सीमा जौनसारी मैडम को नमस्कार करना चाहूँगा, और नमस्कार इसलिए भी कि मैं जब भी देहरादून में रहता था तो मैडम से अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी और कई प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने साथ साथ भी जो है कई चर्चाएं की है। साथ में चौहान साहब को भी जो है मेरा नमस्कार, और श्री विनोद सेमल्टी जी को भी जो है जो हम लोगों ने सौभाग्य से दोनों ने एक साथ जो है, जैसे चौहान साहब कह रहे थे कि हमने किसी गांव में पढ़ा, तो हम लोग भी उसी गांव में पढ़ के जो है पढ़े हैं। एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ हम लोग साथ साथ हम लोगों ने 12वीं की थी, तो वहाँ से हम लोगों का आपस में जुड़ाव है। मैडम सीमा जौनसारी मैडम ने जो है शुरुआत में बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज उठाए और उन्हीं चीज़ों को जो है हमारे चौहान साहब ने उसको प्रैक्टिकल रूप देने की कोशिश की। और जहाँ तक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सवाल है, आप लोगों ने भी कहा और मैं भी इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। वास्तव में इसमें नियमन और प्रणावन और स्टैंडर्ड सेट करने पे तो बहुत जोर दिया गया ही है, लेकिन उससे पहले मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर आप हम लोग अपने ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो डॉक्यूमेंट्स को देखें और इसका जो है जो शुरू में जो इसमें जो भूमिका में दिया गया है उन पॉइंट्स को देखें, तो इसमें 20-22 पॉइंट्स पे जो है विशेष जोर देने की कोशिश की गई। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कहते हैं कि जो हर विद्यार्थी है, जो भी हमारा विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी की क्षमताओं को, उस विद्यार्थी में क्या कैपेबिलिटी है, उस विद्यार्थी में क्या नयापन है, उसको पहचानने की जरूरत पे विशेष जोर दिया गया है। ताकि हम जो है, मैं थोड़ा अपना पावर पॉइंट भी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, ताकि हम उस विद्यार्थी की जो क्षमताओं को आइडेंटिफाई कर सकें और उन क्षमताओं को आइडेंटिफाई करने के बाद उस विद्यार्थी में और हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ जो है क्षमता होती है, ताकि हम उसका विकास कर सकें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी जो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो इस बात को पर जोर देती है कि जो हमारी साक्षरता, जो हमारी
लिटरेसी और संख्यात्मकता की बात है, वो जो है क्लास 3 तक जो है विद्यार्थी को उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। देखा होगा आपने कि मूलभूत साक्षरता और लिटरेसी और न्यूमरेसी को जो है क्लास 3 तक जो है विद्यार्थी में इन क्षमताओं का विकास हो जाना चाहिए। और क्लास 3 मीन्स जो है 3+2, 3 साल प्री प्राइमरी के और 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो दोनों साल 5 साल का जो समय एक विद्यार्थी जो प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड में जो अपना टाइम व्यतीत करता है, उसके बाद उसमें कम से कम इतना ज्ञान तो उस विद्यार्थी को हो जाना चाहिए, हर विद्यार्थी को हो जाना चाहिए, ताकि वो जो है लिटरेसी, मिनिमम लिटरेसी और न्यूमरेसी का उसको नॉलेज हो जाए। चौहान साहब ने भी कहा, मैडम ने भी कहा कि इसमें एक लचीलापन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें एक विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, किस तरफ उसकी रुचि है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या आर्ट और साइंस के कॉम्बिनेशन को साथ में रखना चाहता है, इन चीजों पे भी जो है जोर दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम की धाराओं के बीच कोई अलगाव नहीं है, या ये साइंस का है या ये वोकेशनल स्टडीज है या आर्ट का सब्जेक्ट है या कौन सा सब्जेक्ट है, इनके बीच बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा अलगाव नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन चीजों को एक फ्लेक्सिबिलिटी विद्यार्थी को दी गई है कि विद्यार्थी कहीं से भी कहीं जा सकता है, वो उसकी रुचि पे डिपेंड करता है, विद्यार्थी की रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर किसी विद्यार्थी को गणित का सब्जेक्ट जो है एक बोझ लगता है, तो हो सकता है वो भाषा में बहुत अच्छा हो सकता है गणित में बोझ हो, साइंस में वो ठीक हो सकता है। तो इस तरह से एक जो है ये जो हमारे पाठ्यक्रम है उनकी जो डिफरेंट धाराएं हैं उनमें जो है एक अलगाव को बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया, वो कहीं भी कैसे भी कहीं। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी है, आर्ट में जा सकता है, क्राफ्ट में जा सकता है, इन चीजों पे उसका ध्यान हो सकता है, इन चीजों पे जोर देने की बात की गई है। फिर नेक्स्ट जो है वैचारिक समझ पर जोर दिया गया है, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो विद्यार्थी में, जो है एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, विद्यार्थी चीजों को समझे। उसमें एक्चुअली लिखा हुआ क्या है बनस्पत इसके कि हम लोग जैसे विद्यार्थी को जो है उसका जो है उसको रटने की प्रवृत्ति पे जो है जोर देते हैं, उस पर जोर नहीं देना है। उसकी जो है वैचारिक समझ पर, उसको कैसे वो चीज को समझ रहा है, क्या वो उसको एनालाइज, फिर आगे कहता है कि क्या उसको क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकता है, क्या वो एनालाइज कर सकता है, इन चीजों पे जोर देने की बात की गई है बनस्पत इसके कि वो विद्यार्थी जो है चीजों को रटे और रटने के बाद उसको जो चीज उसने पढ़ी या जो समझी उसका उसको मतलब ही नहीं है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि नैतिक और मानव और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है। इसमें नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चे में जो है कल्चरली स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को डेवलप करने के लिए उसकी मानवता के प्रति उसका लगाव होना चाहिए। उस विद्यार्थियों में जो है जो हमारा जो संविधान में है, जो हमारे संविधान में विभिन्न चीजों का जो वर्णन किया गया है कि देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए, इन चीजों पे भी जो है जोर दी गई है। फिर इसके बाद बहुभाषावाद की ओर जो है बढ़ावा दिया गया है कि जो है कोई जरूरी नहीं कि आप एक लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज को जो है आप विद्यार्थी सीख सकता है, उसमें आगे बढ़ सकता है। और जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें विद्यार्थी की कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे विद्यार्थी टीम वर्क में काम कर सकते, कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सके, कैसे वो अपनी स्किल को विकसित कर सके, इन चीजों पे भी जोर दिया गया है। और नेक्स्ट जो है वो सतत मूल्यांकन पर ध्यान, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर जो है ध्यान दिया गया, ताकि जो हमारा कोचिंग का जो सिस्टम है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आज के युग में देखें तो बाद में के बच्चे को जो है इधर से लोग अपना कोटा भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं, चाहे उसको वहां पे कोचिंग देके, कोचिंग कल्चर को बढ़ावा देके वो अपने जो है जेईई मेंस या नीट एग्जाम्स को निकालने की कोशिश करता है।
इसकी जगह उस पे फॉर्मेटिव असेसमेंट को जो है जोड़ दिया गया, ताकि धीरे करके जो है विद्यार्थी जो है उसमें कैपेबिलिटीज डेवलप हो, और उन कैपेबिलिटीज का डेवलप होने के बाद जो है वो विद्यार्थी जो है जो उसका उद्देश्य है उसको प्राप्त करे, बनस्पत इसके कि वो कोचिंग सेंटरों में जाए और कोचिंग कल्चर का विकास हो, कोचिंग सेंटर का डेवलपमेंट हो। और फिर इसमें प्रौद्योगिकी का तो डेफिनेटली जोर दिया गया है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में भी बहुत सारा जो है हमने ऑनलाइन एजुकेशन और इन पे जोर दिया गया है, और इसमें भी जो है प्रौद्योगिकी पे बहुत जोर देने की कोशिश की गई है कि ताकि प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग हो और विद्यार्थी उनका फायदा उठा सकें। फिर स्थानीय संदर्भों को सम्मान दिया गया कि जो हमारी लोकल नीड्स क्या है, जिसको हमेशा इग्नोर हो जाती है हमारी लोकल नीड्स, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, तो इनको भी इन पे भी जोर दिया गया है। फिर संपूर्ण समानता का समावेश, इसमें ये सारी बातें जो है ये फिर शोध पे जो है जोर दिया गया है। फिर इस बात पर जोर दिया गया कि हम लगातार जो है इसका रिव्यू करते रहे। जो भी हमारी शिक्षा नीति है, वास्तव में इस शिक्षा नीति के कारण हम जो उसके उद्देश्य हैं उनको जो है प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और ये तभी संभव है कि जब हम उसका टाइम टू टाइम हर स्टेप पे, हर लेवल पे जो है इवैल्यूएशन करते रहे, निरंतर उसकी समीक्षा करते रहे, उसमें शोध करते रहे। फिर एक बात ये करता है कि जो हमारा नियमन का ढांचा हो, जो हमारे जो रेगुलेशंस हो, वो लचीले होने चाहिए लेकिन साथ में मजबूत भी होने चाहिए, ताकि हम पूरे तंत्र को, जो शिक्षा का हमारा प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन का, ये जो हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो विद्यालयी शिक्षा का तंत्र है, इस तंत्र को हम मजबूत कर सकते हैं। फिर भारत के गौरव के विकास की बात करता है। फिर इसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, जो 22 पॉइंट्स हैं, इन पे बड़ा फोकस दिया गया है। अब आती है हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो आज का हमारा विषय है, वी है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और जो स्टैंडर्ड सेट करने की बात कर दी। और इसमें ये सबसे बड़ी बात करता है, वो ये करता है कि स्कूलों में, विद्यालयों में जो इनोवेशंस को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी किसी नए आइडिया के साथ आता है, नए विचार के साथ आता है, या विद्यार्थी नहीं, कोई शिक्षक जो है नए आइडिया के साथ आता है या नए विचार के साथ आता है, तो इनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विषय पर जो है, इसमें जो है नई शिक्षा नीति में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें जो है जोर दिया गया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पे करता है कि स्कूलों की गतिविधियों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे जो है रेगुलेशंस है, हमारा जो है जो हायर अथॉरिटीज है, वहां से एक हमें जो है डायरेक्शन मिला है, और हम उसी डायरेक्शंस में, उन्हीं नियमों के तहत, उन्हीं गतिविधियों में अपने आप को लिमिटेड कर देते। अगर हम उनमें अपने आप को लिमिटेड रख देते हैं, उनमें हम अपने आप को सीमित रख देते हैं, तो उससे सबसे बड़ा ये होता है कि हम जो है इनोवेटिव नहीं हो सकते हैं अपने विचारों में, हम क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं अपने विचारों में। तो इसमें जो ये नियमन की जहां तक बात की है कि कैसे हम सुधार करेंगे, उस सुधार में इस बात की भी जोर दिया गया कि स्कूल की गतिविधियों को हमें जो है सीमित नहीं करना है। उनको, अगर वो कोई इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ रहे हैं, तो उनके इनोवेटिव आइडियाज को हमें जो है जरूर जो है आगे बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रधानाचार्य हैं या शिक्षक हैं या छात्र हैं, अगर वो कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक इनोवेशन, एक नवाचार जो है आएगा, उससे जो है एक नया माहौल जो है तैयार हो जाएगा और हम लोग जो है आगे बढ़ सकेंगे। इसी में फिर जो है नियमन को विश्वास के साथ स्कूलों में लागू करना, स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास करना, और जो भी सभी वित्तीय प्रक्रियाएं हैं, शैक्षणिक परिणाम है, जितने भी हमारे फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं, चाहे वो जो हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, इनमें पूरी पारदर्शिता जो है जो है इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
मैडम ने भी अपने शुरू में लेक्चर में कहा था कि भाई ये एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सारा सिस्टम, और इनका जो है सार्वजनिक प्रकटीकरण होना चाहिए। जो भी हमारे चाहे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है स्कूल में, या जो भी एग्जामिनेशन की जो हम प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, या एडमिशन की जो हम प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, या जो हमारे टीचर्स के अपॉइंटमेंट या जो सारी चीजें कर रहे हैं, इनमें जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इनका जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए बल्कि ये पब्लिक के लिए भी जो है ओपन होने चाहिए, ताकि पब्लिक भी उसको देख सके कि हम एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्तमान में स्कूल शिक्षा प्रणाली और शासन के नियम के सभी मुख्य कार्य स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आज की डेट में क्या है कि जो भी हमारी स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज है, जितनी भी हमारी स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज हमारी विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा कंट्रोल की जाती है। और जब विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा ये सारी एक्टिविटीज हमारी कंट्रोल की जाएंगी स्कूल शिक्षा की, विद्यालयी शिक्षा की, तो उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है, इसमें जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। क्योंकि वही आदमी उसको रेगुलेट करने वाला और वही आदमी उसको चलाने वाला नहीं हो सकता है। अगर वही रेगुलेट कर रहा है और उसी का एक अंग उसको आगे फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात इस शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट्स में कही गई है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा हम जो है रेगुलेट करेंगे चीजों को, तो इससे मिसमैनेजमेंट होने की भी जो है संभावना है। क्योंकि उसके बाद वो कहता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और उसके बाद अगर हम इन चीजों को जो बहुत ही ज्यादा जो है रेगुलेट करेंगे, तो उससे मिसमैनेजमेंट होने की संभावना हो जाएगी और उससे जो हमारा डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा, दिशाहीन प्रणाली हो जाएगी। हम बच्चों को जो है शिक्षा पर जोर देना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर जोर न देके वो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और फिर सारी जो है हमारी जो एक्टिविटीज होगी, जो हमारी पावर होगी, वो सारी सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारी डिपेंडेंस हमारे डायरेक्टरेट पे हो जाएगी। तो ये कहता है कि इन चीजों से हट के जो है काम करने की इस समय जरूरत है, ताकि जो है और अधिक से अधिक हम जो है विद्यालयी शिक्षा को मजबूत कर सकें, ताकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न हो, ताकि उसमें कुप्रबंधन न हो, ताकि वो एक दिशाहीन प्रणाली न हो, और ताकि सारा जो है सेंट्रलाइज्ड फोकस इन चीजों का न हो। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को बारीकी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो इस डॉक्यूमेंट के एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का अपना महत्व है। इस डॉक्यूमेंट में जितने भी एक पैराग्राफ लिखा है और उसके पैराग्राफ के अंदर एक छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं, उन सारे वर्ड्स का जो है अपने आप में महत्व है। अब वो कहता है कि जो हमारे पुराने जो स्टैंडर्ड थे, पुराने रेगुलेशन थे, उनकी विफलता का क्या कारण, वो उसमें भी जोर देता है। तो वो कहता है कि लाभ के उद्देश्य से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ। जो हमारे पुराने स्टैंडर्ड जो रेगुलेशंस थे, उसमें जो है शिक्षा के जो कमर्शियलाइजेशन पे जोर दिया गया है। आपने देखा होगा, मैडम ने भी अपने स्पीच में कहा था कि हमारे जो लाभप्रदकारी स्कूल्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो है जो हमारा रेगुलेशंस था, उसके कारण मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट स्कूलिंग हो गई और उन पे जो है हमारा कहीं किसी का कंट्रोल नहीं हो पाया। तो इससे हमारे जो अभिभावक हैं उनसे अनाप शनाप जो है फीस ली गई और उसका अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी पे, हमारे समाज पे, हमारे जो है अभिभावकों पे उसका जो है भार पड़ा है और उस भार को जो है वहन करना पड़ा। तो इसलिए लाभ के उद्देश्य से जो व्यवसाय शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उसको कंट्रोल करना, जो कि पुराना जो हमारा रेगुलेशन था वो उसको कंट्रोल नहीं करा पाया। फिर जो दूसरी बात ये कहता है कि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों का शोषण, जो मैंने बात की, तो इससे क्योंकि वो अधिक फीस लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो जो है स्कूल्स में ही जो है किताबें भी जो है बच्चों की कहते हैं कि यहीं से मिलेंगी, जो आंसर कॉपियां हैं वो भी वहीं से मिलेंगी। तो ये सब क्या है, इस पे हम लोग कहीं ना कहीं असफल रहे हैं इस चीज को कंट्रोल
नहीं कर पाए। और जो हमारा जो ये नई शिक्षा नीति है, जहां हम उसको अपना कहते हैं हम इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, वहां वो इन चीजों को रेगुलेट करने की बात करते हैं। तीसरा, जो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप के, जैसे देहरादूनी में हमने देखा एक सहजहार रोड पे है, बहुत अच्छा वो एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, न्यू जियोलॉजिकल कॉलेज वाले। तो प्राइमरी से लेके आप सारे हम देते हैं। जब मैं देहरादून में था तो वो लोग लगभग हमें जो है 50-60 दिनों के लिए ग्रेजुएशन के लिए विद्यार्थी भी देते। तो इस तरह से जो सार्वजनिक उत्साही निजी परोपकारी स्कूलों को हमें हतोत्साहित नहीं करना, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना। उनको प्रोत्साहित करने से क्या होगा कि वो आगे आएंगे और शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हमारे बच्चों को देंगे। सार्वजनिक और निजी स्कूल के नियमन के दृष्टिकोण बहुत ज्यादा जो हमारा पब्लिक स्कूल्स का है और जो हमारा प्राइवेट स्कूल है, उसके जो रेगुलेशन है, उसके जो नियम कानून है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये शुरुआत में भी ये बात कही थी। तो इसको कैसे जो है कम किया जाए ताकि दोनों को समान रूप से देखा जाए और दोनों जो है समान रूप से जो है शिक्षा प्रदान करेंगे, विद्यालयी शिक्षा को प्रदान करेंगे। और जब दोनों समान रूप से रेगुलेट होंगे, दोनों समान रूप से विद्यालयी शिक्षा को जो है देंगे, तो नेचुरली दोनों के विद्यार्थियों में जो अंतर होता है वो अंतर भी जो है कम हो जाएगा। आज हम एक परिकल्पना कर लेते कि एक विद्यार्थी हमारा जो गांव के दूर दराज के स्कूल में पढ़ा है, उसको जो है आज तो खैर अभी हमारे जो है चौहान साहब ने भी कहा था, आज तो हर आदमी जानता है इंग्लिश जो है क्लास 1 से ही पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हम लोग ने कहा ये सारी बातें, तो वहां पे ये जो एक खाई थी, एक जो है आदमी जो है 6th स्टैंडर्ड में आके इंग्लिश पढ़ेगा और एक क्लास 1 या प्री प्राइमरी से पढ़ेगा, तो इसको ये जो खाई पड़ जाएगी, ये दूर हो जाएगी। तो नेचुरली दोनों जो, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहा है चाहे गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, वो शिक्षा को जो है दोनों में विषमता दूर हो जाएगी और दोनों वर्ग के लोगों को जो है क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त होगी। दोनों का उद्देश्य, और इन दोनों को चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट, आप जानते हैं कुछ दिन पहले तक, पता नहीं अभी भी है या नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है RTI के दायरे में नहीं आते थे। जब प्राइवेट स्कूल RTI के दायरे में नहीं आएंगे तो वो अपनी मनमानी करेंगे। वो अपनी मनमानी करेंगे तो हमारी जो नियामक संस्थाएं हैं, जो हमारी उनको कंट्रोल करने वाली संस्थाएं हैं, उनका भी उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों का उद्देश्य जो है गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। ये सार्वजनिक प्रणाली जीवन दो, वर्तमान परिस्थितियों में जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें ये हमारा रेगुलेशन, जो हमारा ये जो शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट है वो कहता है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा, ये इस बात पे जोर देता है कि हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, ये इस बात पे जोर देता है कि हमारी जो निजी और परोपकारी स्कूल जो है उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और चौथा, जो ये सबसे बड़ी बात करता है, वो निजी और परोपकारी स्कूलों में एक महत्वपूर्ण लाभकारी भूमिका निभाने में सक्षम है, तो इनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। तभी हम जो है सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को एक जीवन लोकतांत्रिक समाज की नींव डाल सकते हैं। अगर हम इन इश्यूज पे जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो केवल मेरे नहीं है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो हम लोगों के सामने है, उन्हीं से ये सारी चीजें ली गई हैं कि हम कैसे जो है वर्तमान परिस्थितियों को दूर करेंगे, विषमताओं को दूर करेंगे, कैसे हम स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, कैसे हम निजी और परोपकारी स्कूल को प्रोत्साहित करेंगे, और कैसे हम जो है इन निजी और परोपकारी स्कूलों के रोल को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग जो है वो राज्य की सर्वोच्च संस्था है, इसके निरंतर इसमें जो है सुधार के लिए प्रयास करेगा। फिर दूसरी बात ये कहेगी और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार के लिए जो है स्कूली शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा, यह स्कूल में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये सारे पॉइंट्स जो है यह प्रावधान और संचालन स्कूल के विनियमन के साथ जो है काम करेगा, पब्लिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान करेगा। SCERT द्वारा विभिन्न हितधारकों विशेषकर शिक्षकों स्कूलों के परामर्श से इन मानदंडों के लिए नई रूपरेखा तैयार की जाएगी।
फिर उसके बाद सार्वजनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए शैक्षणिक संचालन एवं इसमें पूरा जो है स्कूली शिक्षा निदेशालय इंक्लूडिंग डीईओ वीओ इनका अपना रोल होगा। स्वतंत्र रूप से नीतियों का निर्धारण होगा। सभी चरणों के लिए प्रभावी गुणवत्ता शिक्षा, ये सारे पॉइंट्स हैं। बाद में वो कहता है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक नया वर्ड जो इसमें दिया गया है, ये गुणवत्ता मानक स्थापित करने के लिए काम करेगी। एसएसए सभी बुनियादी मानकों, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, संख्या के आधार पर मानकों, विषय, शिक्षा, ग्रेड, वित्तीय संभावनाओं, ये सारी प्रक्रियाओं पे जो है जोर देगी। ये जो एसएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। और जो ये ताकि इसके जो है स्कूलों में एक स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने के लिए, उस स्टैंडर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, उसमें जो भी आपके इंटरेस्ट है उनका जो है उनको जो है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये सारी चीजें का काम करेगा। उसके बाद शैक्षणिक कुछ और पॉइंट हैं, जैसे एससीईआरटी जो है, एससीईआरटी इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी एकेडमिक मानकों और पाठ्यक्रमों के मामले में जो है तय करेगा कि क्या होना चाहिए। एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ स्कूल के, और फिर वो यही तय नहीं करेगा, जो जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो प्रिंसिपल है, इन सब के साथ डिस्कशंस करके कि क्या चीज होनी चाहिए, मूलभूत ढांचे में क्या परिवर्तन होना चाहिए, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, इन चीजों को डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद इसमें बीआरसी, डाइट, इन सब की क्षमताओं में 3 साल के अंदर अंदर वृद्धि करके उसमें जो है कल्चरल चेंज करने की बात करता है। फिर कहता है कि सीआरसी, बीआरसी और डाइट को जो है और उत्कृष्ट बनाकर विकसित करने की बात करता है। फिर बोर्ड ऑफ असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन द्वारा दक्षताओं का प्रमाणीकरण की बात, ये सारी बातें इसमें करता है। तो फिर हितधारकों को सशक्तिकरण की बात कर रहा है, संसाधनों की उपलब्धता से संस्कृति का विकास करना, कार्य संस्कृति को उच्च स्तर की अखंडता और प्रतिनिधिता बढ़ावा देना, हितधारकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, ये सारे पॉइंट जो है ये इसमें बताए गए हैं। फिर जो सारी जितनी भी जानकारियां हैं और जितने भी एक्टिविटीज है, जो मैडम ने भी कहा था, ये सारी जानकारियों को जो है बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट करके जो वेबसाइट्स हैं, चाहे उस पर जो है दिखाना है, जैसे कितनी स्कूल में कक्षाओं की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, शिक्षकों की संख्या कितने गए हैं, कौन कौन से विषय वहां पढ़ाए जाते हैं, शुल्क की संरचना क्या है, छात्रों का रिजल्ट कैसे रहा, कैसे ये इन चीजों सीबीएसई द्वारा कैसे नियंत्रित किया गया, वो उसका अकाउंट को जो है डिस्क्लोज करना, कोई लाभ की गतिविधि तो वहां नहीं हो रही है, अगर लाभ की गतिविधि हो रही है तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे, अगर किसी स्कूल को लाभ होता है तो उसको अगले वर्षों में उसको शिक्षा में कैसे निवेश किया जा सकता है, ये सारी बातों को जो है किया है। और इन पे जो है फिर फाइनली जो है समीक्षा प्रणाली तैयार करता है, जिसमें शासन मानक तैयार करेगा, स्कूल की विनियमन प्रणाली को डेवलप करेगा, उसका जो है रेगुलेशन के स्टैंडर्ड को तैयार करेगा, और फाइनली ये देखने की कोशिश करेगा कि पिछले गत वर्षों में हमने क्या सीखा और उस सीख से हम क्या जो है सुधार, ये सारी बातें जो है इस जो है नए स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड में सुधार लाने के लिए, ये सारी बातें जो है इसमें की गई है। और यही बातें फिर कैसे इनकी उपलब्धि पर जोर दिया जाएगा। फिर कहता है जमीनी हकीकत पे जोर देना कि क्या वास्तव में कितने कमरे हैं, खेल का मैदान है या नहीं है, न कि जो है मैकेनिकल इनपुट कलेक्ट किया और उसका जो है एनालिसिस करना है। वित्तीय शैक्षणिक, ये सारी चीजें मैं पहले भी कह चुका हूँ। और सभी बच्चों के सतत जो हमारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, निःशुल्क न्याय संगत गुणवत्ता प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने पर
ये जो हमारा नियमन है, जो स्टैंडर्ड है, इसका जोर होगा। और इसके बाद जो है ये फाइनली जो हमारा कंक्लूजन इस डॉक्यूमेंट का या इस पॉइंट 8 का है, इस सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। और ये हमारा जो स्कूल सिस्टम है, जो वर्तमान का स्कूल सिस्टम है, जब हम क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो ये एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और लोग अधिक से अधिक अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ेंगे। और जो आपको पता ही है कि हमारे इसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि विद्यालयी शिक्षा में जो है लगभग 3 करोड़ 22 लाख विद्यार्थी जो है एनएसएस सर्वे 75th राउंड के अंतर्गत जो 18-19 में हुआ था, 3 करोड़ 22 लाख विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो जाएंगे। और जब हम इन सारे स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो विश्वास है कि हम जो है इस ड्रॉप आउट को काटने में, इस ड्रॉप आउट को कम करने में सफल होंगे और विद्यालयी शिक्षा को हम आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जैसा मैडम ने भी कहा, जैसे हमारे जो है चौहान साहब ने भी कहा, ये सब तब संभव है कि जब हम एक ट्रायंगुलेशन है ABC। A मीन्स जब हमारा एटीट्यूड में परिवर्तन होगा, B मीन्स हमारे जब बिहेवियर में चेंज होगा, तभी हम बच्चों के भविष्य में और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन ला पाएंगे, चेंज ला पाएंगे। तो इसलिए हमें अल्टीमेटली अपने इस स्टैंडर्ड को, इस रेगुलेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का ABC सीखने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जगदीश जी, आपके सुझाव बहुत ही कीमती हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा रहा। आपने रिजल्ट्स को लगातार इम्प्रूव करने की बात करी, एक लक्ष्य बड़े होने की बात करी। आपने बताया कि टीचर्स को एक इनोवेशन करने के लिए कंट्रोल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए फ्रीनेस है कि अधिक से अधिक वो इनोवेशन कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें बताई। अब हम आमंत्रित करते हैं ऐसे वक्ता के रूप में जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वर्तमान में लीगल ऑफिसर हाई एजुकेशन देहरादून में हैं। आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है। आप प्रोग्राम ऑफिसर NSS के रूप में भी रहे हैं, 10 साल का उसका भी अनुभव है आपका। इसके अलावा बहुत सारे कमेटीज़ में आपने रोल किया है, जैसे कैरियर काउंसलिंग को ले लें, UGC के बारे में, स्पोर्ट्स है, एग्जामिनेशन है, छात्र संघ का। इसके अलावा आपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जर्नल्स भी आपके पब्लिश हुए हैं। आपको अवार्ड भी मिला है, आप BHU से गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। इसके अलावा आपको हिमालय यू एंड मी फाउंडेशन की ओर से जंगल मित्र सम्मान से भी नवाजा गया है। तो आप हैं डॉक्टर दीपक पांडे जी, आप नमस्कार आपको। और आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं, जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया है वेबिनार से जुड़कर आपने, अपने वक्तव्य से हम सबको आगाज कर दो। डॉक्टर दीपक पांडे जी। सर्वप्रथम तो मैं डाइट बड़कोट और वहाँ के आदरणीय प्राचार्य सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके साथ जुड़ सकें। इस आभासी पटल पे जुड़े हुए SCRT की डायरेक्टर मैम, जिनको हमने अभी सुना, सीमा जानसारी मैम, हमारे साथ के वरिष्ठ जो हमारे वक्तागण थे, तोमर सर और अभी डिमरी सर को हमने सुना, और काफी कुछ आप लोगों ने इस विषय को रखा और एक एक जो उसके माइन्यूट बिंदु हैं उन सभी से हमारा परिचय कराया। स्कूली शिक्षा के साथ या विद्यालयी शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा का ये एक संयोजन कराने के लिए मैं निगम सर और मिश्रा जी और अन्य सभी जो डाइट बड़कोट से हैं, क्योंकि बड़कोट से मेरा पुराना गहरा नाता है और आप लोगों के आदेश को मैं, या यूँ कह लीजिए कि ये कहीं मेरा ही स्वार्थ है आप लोगों से जुड़े रहने का, तो मैं इसको अस्वीकार नहीं कर पाता हूँ। जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं
तो एक बड़ा गंभीर विषय सामने आ जाता है। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर व्यक्ति के विकास के वो सारे आयाम विकसित होते हैं। आज हम जिस रूप में हैं, अलग अलग पदों पे हम अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इस की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये जरूर जान पाते हैं कि जो आज हम हैं या जिस रूप में हैं, कहीं ना कहीं उस विद्यालय का, उस स्कूल का, उस बिल्डिंग का, उनके टीचर्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, बड़ी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और बड़े ही विमर्श के बाद, बड़े ही चिंतन के बाद देश के लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने इसको एक आकार दिया है। और इसमें उन सारी चिंताओं को समाहित किया है जिससे हम और आप और सामान्य जनमानस भी कहीं ना कहीं चिंतित रहता है। यूं कह लें कि ये पूरी जो नई शिक्षा नीति है एक आमूल परिवर्तन की बात करती है, एक पूरे सिस्टेमिक चेंज की बात कर रही है। और परिवर्तन की बात तभी आती है जब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां या कमजोरियां दिखाई देती हैं। और निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ थी या सारी स्कूल की व्यवस्था एकदम खराब थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की वैश्विक चुनौतियां हैं या स्थानीय चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बेहतर मानवीय संसाधन के रूप में, और मैं तो थोड़ा आगे बढ़ के ये कहना चाहूंगा कि आज जिस आउटपुट की हम बात कर रहे हैं या जिस उत्पादकता की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे स्कूलों से जो निकलने वाली जो उत्पादकता है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो सिर्फ एक आर्थिक तंत्र का एक हिस्सा बन के न रह जाए। आर्थिक तंत्र या आर्थिक व्यवस्थाएं या उत्पादकता महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के और राष्ट्र के जो विभिन्न आयाम हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और नई शिक्षा नीति इस चिंता को समाहित करती है कि हम एक आर्थिक व्यवस्था के इकाई के रूप के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को साकार करते हुए सामाजिक विकास में, राष्ट्रीय विकास में कैसे उसकी भूमिका का एक सुनिश्चय कर पाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शिक्षा नीति इस बात को समाहित करती है। स्कूल, जैसा कि शिक्षा नीति में भी कहा गया है, कि एक सामाजिक चेतना के केंद्र है। सिर्फ कुछ बिल्डिंग या ईंट या दीवार ही स्कूल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतना के केंद्र है जिसमें पूरे समाज की एक, जो कह सकते हैं कि उम्मीदें उस पर टिकी होती हैं। और यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बड़ा गुरुतर दायित्व शिक्षक के रूप में हम सभी को मिलता है कि हम समाज से आने वाले उन नौनिहालों को, उन मानवीय संसाधनों को जिसको संवारने का दायित्व कहीं ना कहीं स्कूल के प्रबंध तंत्र और है, उनको ऐसे मूल्य या ऐसी व्यवस्था या किस प्रकार के मूल्य दिए जाएं, इसका निर्धारण बड़े सोच समझ के करना होगा। कौन सी व्यवस्था हम दें। आज हम बात करते हैं कि पूरे समाज में अवमूल्यन हो रहा है मूल्यों का। राष्ट्रीय जो हमारी सोच के साथ जिस विकास के लिए हमको संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहिए, शायद उस संकल्प का कहीं ना कहीं एक क्षरण भी दिखाई दे रहा है। तो हम आने वाली पीढ़ियों में या आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनमें कैसे इन मूल्यों को संजोएं या पिरोएं, जिससे कि वो सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी भूमिका निर्वहन कर सके। और इसके लिए शिक्षा नीति ने उन तमाम आयामों को छुआ है, उनको पिरोया है और उन पर एक बहुत स्पष्ट तौर पर बात की है। मैं बार बार इसके पहले भी एक दो मंचों पे जब मुझे मौका मिला था तो मैंने कहा था
कि कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट सा दिखाई देता है। एक जो विद्यालयी शिक्षा या और उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। हम शायद जब विद्यालयों से जब बच्चा कॉलेजेस को आता है या यूनिवर्सिटीज को आता है, तो वो अपने आप को उस रूप में रिलेट नहीं कर पाता जिस रूप में वो अपने आप को विद्यालय व्यवस्था में रिलेट कर रहा है। या कहीं ना कहीं एक बीच में एक डिस्कनेक्ट को हमको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इसके जब हम प्रमाणन की बात कर रहे हैं, अभी तक हम उच्च शिक्षा में नैक के माध्यम से प्रमाणन की व्यवस्था यहाँ पर है, और आज आवश्यकता इस बात की हो गई है कि स्कूली व्यवस्था में भी कैसे हम इस प्रमाणन की व्यवस्था को, स्टैंडर्डाइजेशन को, प्रमाणीकरण को और मानकीकरण को कैसे स्थापित करें, क्या समय की मांग हो गई। अभी तक मैंने कहा कि आखिर कुछ कमजोरियां रही, कुछ कमियां रही, जिसके कारण से इस शिक्षा नीति में इस बात में बार बार जोर दिया गया है कि जो निजी लाभ की संकल्पना के कारण जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि कहीं भी शिक्षा नीति में निजी क्षेत्र को हतोत्साहित नहीं किया गया है, लेकिन इस बात को जरूर कहा गया है कि जो उस निजी क्षेत्र की जो कमियां रही या जिस व्यवसायीकरण की भावना से निजी क्षेत्र ने में काम किया है, या ज्यादा उसका प्रभाव उस व्यवसायिक लाभ की संकल्पना में दिखाई देता है, और जो उत्पादकता या जो गुणवत्ता छात्रों को मिलनी चाहिए, जिस मूल्य पे मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग है। और शायद इसी बात को हमारी नई शिक्षा नीति में भी समाहित करने की कोशिश की गई। निजी परोपकारी शिक्षा व्यवस्था बनी रहे, लेकिन इसके साथ साथ जो हम उसको सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए न लें। शिक्षा एक सेवा है, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। यदि हम इसके पहले भी देखेंगे तो बहुत सारे दर्शन में, चिंतन में, चाहे हम अपने भारतीय चिंतन में बात कर लें, एक पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के विकास की पूरी परंपरा रही। हमारे यहाँ के ही चिंतन से पाश्चात्य जगत ने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में उसको सम्मिलित किया। चाहे हम प्लेटो की शिक्षा की बात कर लें, या जिसमें कि वो बचपन से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न आयामों की बात करता है, संगीत की बात करता है, शैक्षणिक के साथ साथ शारीरिक विकास की बात करता है, उन तमाम आयामों को छूने की बात करता है। लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने इस विद्यालय व्यवस्था या विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को देखें, तो कहीं ना कहीं हमने अपने उन्हीं चीजों को भुला दिया है या छोड़ दिया है। हमें किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें किस प्रकार की अकादमिक संरचना चाहिए, हम क्या देना चाहते हैं, किस प्रकार के शैक्षणिक मॉडल को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें यह तय करना होगा। और शायद इसीलिए इस शिक्षा नीति में इस व्यवस्था मानकीकरण और प्रमाणीकरण पे जोर दिया गया है कि हम एक मॉडल, एक करिकुलम डिजाइन करें, एक फ्रेम, आखिर व्यवस्था हम अपने समाज में अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वेदर दे आर स्टडीइंग इन द गवर्नमेंट स्कूल और वेदर दे आर स्टडीइंग इन द प्राइवेट स्कूल। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? हमें इसको ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। क्या हमें इस बात को विश्लेषित करना पड़ेगा कि जिस गुणवत्ता की बात हम कर रहे हैं, क्या हमारे ये सरकारी विद्यालय उन गुणवत्ता के मूल्यों को अभी तक सुनिश्चित करने में क्यों विफल रहे? जबकि योग्य शिक्षकों की कमी नहीं है इन व्यवस्थाओं में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हमें पीछे ले जा रही थी, तो उन पे विचार और विमर्श करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर ये जो प्रयास है शिक्षा नीति में प्रमाणीकरण और मानकीकरण का, ये हमें इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य करेगा और इस बात के प्रति सचेत करेगा कि हमें इस विद्यालय व्यवस्था में इस गुणवत्तापरक शिक्षा को बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही है, हमारी एक जवाबदेही भी होनी चाहिए। और ये जवाबदेही इसी प्रमाणीकरण और मानकीकरण की व्यवस्था के द्वारा सुनिश्चित होगा। जहां तक मैं समझ पाया, और डायरेक्टर मैम ने शुरुआत में बोला था कि
ट्रिपल एसए स्कूल जो स्टेट स्कूल स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी की जो संरचना होगी वो इस बात को इंश्योर करेगी कि सरकारी विद्यालय हैं या निजी विद्यालय हैं, उन दोनों में एक समान रूप से जो भी नियमन लागू होगा, जो भी व्यवस्थाएं लागू होंगी, वो एक बराबर की संरचना में, एक बराबर की व्यवस्था में, एक रूपता के साथ, एक समरूपता के साथ लागू होगा। और इसलिए इसमें कोई बहुत अंतर नहीं रहेगा कि कोई निजी विद्यालय में अध्ययन कर रहा है या सरकारी विद्यालय में अध्ययन कर रहा है। हमें इस तरह के फ्रेमवर्क की तरफ आगे बढ़ना होगा और ये एक सतत प्रक्रिया है। एक धीरे धीरे ही, हम अचानक से कोई चीज नहीं बदलेगी और शिक्षा नीति भी इस बात को कह रहा है कि हमें इस परिवर्तन की तरफ, और उस परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए उन्होंने एससीईआरटी को ये बनाया है। परिवर्तन प्रबंधन की जो प्रक्रिया है कि एससीईआरटी को, ये बड़ा एक गुरुतर दायित्व एससीईआरटी के कंधों पे आ रहा है, जो कि एनसीईआरटी के साथ तादाद में स्थापित करके इस तरह के फ्रेमवर्क को, चाहे वो अकादमिक विषय हो, करिकुलम डिजाइनिंग हो, इनके बारे में जो बात करें। और ये सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। ये सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि हम जिस शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम उन संस्थानों का निर्माण कर सकें, उन संस्थानों का विकास कर सकें जहां से हम गुणवत्तापरक शिक्षा अपने समाज के उस वंचित समूह तक, या जो निर्धन व्यक्ति है, या जो उन प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनको भी वो वही चीजें उपलब्ध हो जो कि एक देहरादून में पढ़ने वाला बच्चा हो, वही बड़कोट में जो पढ़ रहा बच्चा हो, उन दोनों की जो शिक्षा की जो गुणवत्ता स्कूलों से मिले, एक बराबर, इसमें कोई विभेद ना हो। क्योंकि ये जो विभेद है, कहीं ना कहीं खाई सी दिख रही है, और इस विषमता का असर न सिर्फ हम कह सकते हैं सामान्य तौर पे कि वो अफोर्ड कर रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस विषमता का असर उस बच्चे की आगामी जीवन पे तो पड़ ही रहा है, हमारे समाज और राष्ट्र की उत्पादकता और इसके विकास पर भी पड़ रहा है। तो ये हमारा एक दायित्व है कि इसको हम एक साथ, स्कूल जो कि रचना धर्मिता का, क्रियाशीलता का, नवाचार का और ऊर्जा का एक बड़ा, कह सकते हैं कि ऐसा केंद्र है जहां पे ये सारी चीजें आपको हमेशा दिखाई देती है। जरूरत इस बात की है कि कैसे उस रचना धर्मिता को, उस क्रियाशीलता को, और उसमें नित नए जो नवाचार हो रहे हैं। हमें याद है कि हम लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स छात्र जीवन में किए जाते थे, बहुत सारी ऐसी नई चीजें, और उनको यदि प्रमोट नहीं किया गया तो शायद वो वहीं खत्म भी हो जाते थे। लेकिन स्कूलों को ऐसी अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है कि उन नवाचारों को हम हतोत्साहित न करें, हम उसमें उनको एक फ्रीडम ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करें स्कूलों को। और उस फ्रीडम ऑफ ऑटोनॉमी उस नवाचार के लिए, उस क्रिएटिविटी के लिए, उस रचना धर्मिता के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक उसको वो स्वायत्ता नहीं मिलेगी, जब तक उन विद्यालयी व्यवस्था को वो स्वायत्ता नहीं प्राप्त होगी कि वह उसमें पढ़ने वाले, उसमें जो पढ़ाने वाले, उनको ये आजादी दे सके, उनको ये स्वतंत्रता दे सके कि वो अपने उन विचारों को क्रियान्वित कर लें, तब तक वो नवाचार विकसित नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे शिक्षा नीति इस बात की तरफ इंगित कर रही है कि नवाचार को बढ़ावा देना है, नवाचार और क्रियाशीलता को बढ़ावा देना। और इसीलिए चाहे हम स्कूली शिक्षा की बात कर ले, विद्यालय शिक्षा की बात कर ले, या उच्चतर शिक्षा की बात कर ले, कहीं भी उसने टाइट कंपार्टमेंट नहीं बनाया, कहीं भी एक कंपार्टमेंट में नहीं बांधा। एक जो उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी, बहुविषयक विषयों की बात हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। यदि हम हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां भी जो एग्जिट पॉइंट्स उन्होंने बनाए वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर। तो स्कूली शिक्षा में भी इसी फ्लेक्सिबिलिटी को बात करने की कोशिश की गई, क्योंकि हायर एजुकेशन में तो बच्चा बाद में आएगा, पहले स्कूल से जो उसकी रिसर्च की जो इनोवेशन ही आगे चल के रिसर्च माइंड डेवलप करता है। हम जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां भी रिसर्च पे फोकस किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है उस बच्चे की उस एनालिटिकल माइंड को डेवलप करने का है।
जो अभी तक कहीं ना कहीं इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम उसको डेवलप करने में विफल रहे। तो कहीं ना कहीं कैसे हम उसके एनालिटिकल माइंड को, उसके सीखने की लर्निंग प्रोसेस को कैसे हम और बेहतर कर पाए, कैसे उसकी जो अधिगम की जो उस प्रक्रिया को कैसे और बेहतर तरीके से हम उसको स्कूलों के माध्यम से ले आ पाए, सकारात्मक दिशा दे पाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसकी जिम्मेदारी पूरे स्कूल प्रबंधन तंत्र की है। इसमें काम करने वाले समस्त हितधारकों की है, चाहे वो शिक्षक हो या स्कूल प्रबंध तंत्र हो। और हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसमें जो इस तरह की रचनाधर्मिता और क्रियाशीलता और नवाचार को कैसे बढ़ावा दें। और जब इस चीज को बढ़ावा मिलेगा तभी आगे चल के वो आगे रिसर्च या फर्दर जो भी उसकी एकेडमिक इंप्रूवमेंट्स है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में रिफ्लेक्ट। तो निश्चित तौर पे एक गुणवत्तापरक शिक्षा की जो आवश्यकता है वो शिक्षा नीति उन समस्त बिंदुओं को समाहित करती है। और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, कहा, और हम शिक्षा नीति में देखते भी हैं, शिक्षा नीति कहीं से भी आपको केंद्रीकृत व्यवस्था की तरफ नहीं ले जा रही। एक सेंट्रलाइज सिस्टम से डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जाने की बात हो रही है। ट्रिपल एसए की बात हो रही है, एससीईआरटी को ज्यादा अधिकार देने की बात हो रही है। जो अभी तक केंद्रीकृत व्यवस्था में जो स्कूल विभाग था उसके डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात हो रही है कि नियमन कोई और करे, प्रमाणीकरण कोई और करे, नीति निर्माण या अभी तक जो रेगुलेशन और ये सारी जो चीजें स्कूल विभाग देख रहा था उसको अलग अलग ऑटोनोमस व्यवस्था में उसको लाया जाए, उसको एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किए जाए। और वो स्वतंत्र निकाय, इस बात के प्रति हमें सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं वह फिर से उसी व्यवस्था की तरफ न मुड़ जाए जिस व्यवस्था का हम अभी तक शिकार रहे। तो इस बात को हम सभी हितधारकों को, जो हम इस शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और उन समस्त जो हमारे समस्त जो बड़े अधिकारी हैं जो स्कूल की विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था को जो निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसको आगे एक दिशा दे रहे हैं, उसको उनके ऊपर बड़ी गुरुतर जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था को कैसे आगे ले चले। तो शिक्षा नीति का उद्देश्य उस सेंट्रलाइज सिस्टम से डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जाने का है। लचीलेपन के साथ साथ उसमें उनको ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है और उन सारे आधारभूत संरचनाओं की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा कि अभी तक उच्च शिक्षा में नैक एक्रेडिटेशन की बात हो रही है, कॉलेजेस की हो रही थी या होता है। अब यही सारी चीजें स्कूल एजुकेशन के लिए भी होने वाली, जो एसएसए के माध्यम से होगा, और सारी समस्याओं का समाधान भी उसी के माध्यम से होना है। स्कूल में कितने बिल्डिंग की आवश्यकता है, कितने कमरों की आवश्यकता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फर्नीचर की क्या आवश्यकता होगी, टीचर स्टूडेंट का क्या रेशियो होगा, ये सब इंश्योर करना इस एसएसए का दायित्व होगा। लेकिन मैं एक चीज और यहां पे जोड़ना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ इतना बड़ा जब गुरुतर दायित्व है तो यहां पे शिक्षकों की जो भूमिका है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। और हमें शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से अपने मानस को, अपने चिंतन को, अपनी दृष्टि को तैयार करना होगा, अपने आप को भी इस उद्देश्य के लिए तैयार करना होगा जिस उद्देश्य के लिए हम आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना चाहते हैं। और इसके लिए भी एक सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता है, एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिसमें कि हम जो अभी तक जिस दिशा में काम कर रहे थे, क्योंकि पूरा दिशा परिवर्तन होना है, पूरा का पूरा सिस्टमिक चेंज होना है, पूरा की पूरी व्यवस्थागत परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस व्यवस्थागत परिवर्तन, इस ट्रांजिशन फेज के लिए शिक्षकों का भी उस रूप में प्रशिक्षण और उनके निरंतर ओरिएंटेशन की आवश्यकता होगी। और यहां भी मुझे लगता है कि एससीईआरटी और एसएसए की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, और साथ ही साथ जो डाइट्स हैं, इन डाइट्स की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। प्री स्कूलिंग की बात हो रही है, मैं उन पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज और जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो कि हमारी शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि स्कूल में बचपन से लेके उस जब किशोरावस्था की पूरी दहलीज वो स्कूल में ही बिताता है। तो जो आने वाली चुनौतियां हैं, आप
देखिए ड्रग्स की बात हो रही है, या जो महिला अधिकारों की बात होती है, या जो यौन हिंसा हो रही है, या पर्यावरण के प्रति जो चिंता है, उन सभी चिंताओं को भी हमारी अपनी करिकुलम या अपनी उस व्यवस्था में, या उसके प्रति, उनके अधिकारों के प्रति, हमारी राइट्स हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसके प्रति भी इनको जागरूक और सचेत करने की आवश्यकता है। इन विषयों को समाहित करके हम कहीं ना कहीं एक निश्चित, एक बेहतर प्रमाणीकरण व्यवस्था की तरफ जा सकते हैं। आज एक और जो चीज हमारे सभी के सामने है इस कोविड के कंटेक्स्ट में, ऑनलाइन एजुकेशन। तो जब हम प्रमाणीकरण की बात कर रहे हैं, नियमन की बात कर रहे हैं, स्कूलों में आज मैक्सिमम ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से ही अध्ययन अध्यापन किए जा रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो या मुझे लगता है स्कूल एजुकेशन हो। तो आने वाले समय में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो स्पष्ट तौर पे हायरिंग के लिए कहा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दें, ऑनलाइन कोर्सेज की बात की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन के लिए भी इस बात को सोचना होगा कि इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को कैसे उसका मानकीकरण किया जाए, उसका कैसे प्रमाणीकरण किया जाए। तो ये सारे जो विषय हैं, कहीं ना कहीं एक हमारी नई चुनौतियां जो है, हमारे सामने जो चुनौतियां आई हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सभी को तैयार होना, उन सभी के लिए हमको अपने आप को एक, अपनी हमारी क्या भूमिका होगी, इस भूमिका के लिए हमें तैयार अपने आप को करना होगा। और इस दिशा में नई शिक्षा नीति की भावनाओं के अनुरूप, यदि हमने उस भावना के अनुरूप काम नहीं किया तो ये शिक्षा नीति सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को हमारे देश और समाज के विकास की आधारशिला के रूप में स्थापित करना है, 21वीं सदी के भारत के निर्माण के एक डिजाइन के रूप में इस्तेमाल करना है, तो हमें कहीं ना कहीं इस भावनाओं के अनुरूप काम करना होगा। मैं, आप सभी गणमान्य लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मुझे सुना, आप सभी के प्रति मैं आभारी हूं, और सभी के उस सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना और सर्वे सन्तु निरामया की संकल्पना के साथ, उस भाव के साथ सभी को पुनः प्रणाम करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दीपक पांडे जी। थैंक यू सो मच। और विशेष रूप से डाइट बड़कोट से हमारे अग्रज गण हैं, उनको, और वहाँ के हमारे प्राचार्य सिमल्टी सर, उन्होंने मुझे फोन करके कहा था, उनका भी मैं विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। कोई आदेश की बात नहीं है जो आपने कहा था, यह सहयोग की भावना है। आपने आर्थिक तंत्र का हिस्सा न बनने की बात करी, सामाजिक राष्ट्रीय विकास में भूमिका सुनिश्चित की जाए ऐसा कहा, शिक्षक के दायित्व हों, प्रबंध तंत्र का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा SCRT के राइट्स की बात करी, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करी, क्वालिटी एजुकेशन, एक समान शिक्षा के ऊपर बात की आपने, और ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूल में आखिर क्यों बच्चे जा रहे हैं, बराबर शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रीनेस की बात करी, लक्ष्य टीचर को फ्री होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, आदि आदि। हमारे एक और वक्ता डॉक्टर सोहनलाल भट्ट जी जो हैं किन्हीं कारणवश ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब मैं अपने वेबिनार से जुड़े हुए सभी साथियों से जिनके कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, तो हमारे वक्ताओं से पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है भाई सभी के पास? किसी के कोई भी क्वेरी हो प्लीज। हेलो, किसी की कोई क्वेरीज हो तो हमारे वक्ताओं से पूछ सकते हैं। तो अब प्राचार्य जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप जो है धन्यवाद करेंगे और कुछ अपने विचार भी रखेंगे। आदरणीय प्राचार्य। हम
हमारे इस वेबिनार में आमंत्रित विशिष्ट वक्ताओं की ओर से अपना उद्बोधन यहाँ पर दिया गया है। स्कूली शिक्षा के प्रमाणीकरण के लिए और जो मानक निर्धारण है उसके संदर्भ में बहुत सारे इश्यूज पर उन्होंने NEP 2020 के द्वारा गहन विचार विमर्श हमारे सामने रखा। इसके लिए मैं आप सबका आभार मानता हूँ। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए इस समय जुड़ी। हमारी डायरेक्टर मैम ने NEP 2020 के विभिन्न बिंदुओं को छूने के लिए समस्त डाइट्स को और समस्त शिक्षाविदों को उजागर किया। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं पढ़ने के समय उतने खुल करके समझ में नहीं आते हैं, और जब विचार विमर्श होता है, आपसी चर्चाएं होती हैं, तो उन चर्चाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खुलती हैं। जब बहुत सारी बातें हमारे सामने बहुत स्पष्ट हो जाती है तो हम काम करने के लिए हमारे जो रास्ते हैं वो भी खुल जाते हैं। एक मार्ग हमको मिलता है और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमको पूरी गाइडलाइन भी मिल जाती है। इस बीच में जितने भी विषयों को हमारे विशिष्ट वक्ताओं के द्वारा यहाँ पर बताया गया, स्कूली शिक्षा के जो मानक निर्धारण है उसमें हमने ये कोशिश की थी कि जो हमारे असेसमेंट प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं और जो इवैल्यूएशन प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे बोर्ड के लोगों को भी हमने अनुरोध किया था कि वो भी इस सेमिनार में हमारे साथ में जुड़े। और इसके अलावा जो स्कूल स्टैंडर्ड के हमारे मानक पूर्व में रहे हैं, उन मानकों में जो वर्तमान समय में नई चुनौतियां NEP 2020 के माध्यम से हमारे सामने रखी गई है कि जो हमारा फी स्ट्रक्चर है, चाहे वो सेवा प्रावधान है, चाहे वो आपके मान्यता की प्रणाली से है, चाहे राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन की बात यहाँ पर आई है, और चाहे एक चीज इसमें छूट रही थी, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। इसको जो परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया है, इस परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को विकासोन्मुख और उद्देश्यपूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए हमें जो शैक्षिक प्राप्तियां हैं और जो हमारे परिणाम हैं, उनमें चर और बाहरी जो प्रभाव हैं उनको सम्मिलित करने की बात करनी होगी। डॉक्टर डिमरी सर ने थोड़ा इसमें इशारा किया हम लोगों को कि जो हमारे मूल्यांकन और प्रमाण के जो समान मानदंड हैं, जो बेंचमार्क हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को, जैसे डॉक्टर पांडे सर ने भी कहा कि आज हम ऑनलाइन मोड में हैं और ऑनलाइन के साथ साथ जो ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता का बिंदु है, उस पर हम लोगों को कहीं ना कहीं जोर देना होगा। स्कूलों को अपनी वेबसाइट निर्माण करनी होगी, स्कूलों को अपनी सूचनाओं को सार्वजनिक करना होगा, अपनी कक्षाओं को सार्वजनिक करना होगा, कक्षाओं में की जा रही जो गतिविधियां हैं उनको सार्वजनिक करना होगा। शिक्षकों को एक नए विजन के साथ में, जैसे पांडे साहब ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बहुत सारी बातें विकेंद्रीकृत संरचनाओं के डेवलपमेंट के लिए की गई है, वहां पर हमको टीचर्स को एक नई संचेतना के साथ में, नई क्रिएशन के साथ में जागृत करना होगा। और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होने वाली है, डाइट्स की होने वाली है, हमारे शिक्षा अधिकारियों की होने वाली है, SCRT की होने वाली है। हमारी वर्तमान में डायरेक्टर मैडम जौनसारी मैडम बहुत एक्टिवली इस पर फोकस किए हुए हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि
उनके एक्टिव निर्देशन में स्कूली शिक्षा की जो व्यवस्था है वो प्रभावी गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगी। इसमें अपने वेबिनार में जुड़े हुए अपने समस्त शिक्षक साथियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक नई सोच, नई उम्मीद, नए जोश और नए विचारों के साथ में हम लोगों को इस पॉलिसी को देखना होगा। जीवन का भी मूल मंत्र है कि एक नया आइडिया, एक नया विचार आपकी जीवन दिशा को बदल देता है, जीवन धारा को बदल देता है, जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। और एक सबसे बड़ी बात तोमर साहब ने कही थी, हमारे सीबीएसई के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, कि हम लोग अपनी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए कैसे अपने को कृत संकल्प कर सकते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारी को देख सकते हैं, इसके बारे में हमें स्वयं विचार करने की आवश्यकता होगी। मैं इस वेबिनार से जुड़े हुए समस्त अधिकारियों का, एससीईआरटी की पूरी टीम का, सीमेट की पूरी टीम का, शिक्षा विभाग की पूरी टीम का, अपने शिक्षकों का बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ में जुड़ करके भले ही सीधे संवाद न किया हो, लेकिन उनके जो चैट हमारे पास आए हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, उनको भी हम लोग संग्रहित करेंगे। जो भी सुझाव आपके होंगे, ऐसा नहीं है कि आज आपने यहाँ पर बोला नहीं है तो आप बोलना भी चाहते होंगे तो अपने सुझाव आप हमको लिखित रूप में भी दे सकते हैं। डाइट बड़कोट उसके लिए आपका आभारी रहेगा। मैं डॉक्टर अनिल डिमरी सर का, डॉक्टर तोमर सर का, डॉक्टर पांडे सर का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों को अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया। इस सब के पीछे हमारी प्रेरणा के स्रोत जो हैं हमारी डायरेक्टर आर्ट सीमा जौनसारी मैडम और उनकी पूरी टीम, आपके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छे से इस नई एनईपी 2020 के विज़न को ग्रास रूट पर उतारने में सफल होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।